अब जो है तो सिंपल सीरीज पैरेलल कंडीशन बन गया। लाइन ऑफ सिमेट्री बोल दीजिएगा, इसको क्या बोलते थे, तो बैलेंस ब्रिज की कंटिन्यूटी। ये और ये बैलेंस है। पहले क्या था, सिर्फ इतना ही, दिस बाई दिस इक्वल दिस बाई दिस, तो बीच वाला घटा देते थे। अब क्या हो रहा है, ये और ये बैलेंस है। जो रेशियो यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, रेशियो क्या कर जा रहा है, मैच कर जा रहा है। तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारे, तो गायब हो जाएंगे। ये वाला वायर्स क्या हो जाएंगे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइदर बोल सकते हैं सिमेट्री बोल सकते हैं, या कंटिन्यूटी ऑफ बैलेंस ब्रिज। क्या बोलेंगे आप, बैलेंस ब्रिज की कंटिन्यूटी। देख लेगा वंस मोर सी, यहाँ पे बोला आपसे ये जा रहा है कि ये वाले क्या हमारे, इनका रेशियो जो मैच कर रहा है, इनका रेशियो मैच कर रहा है। ये रेशियो स्मॉलर बाई 2r और ये स्मॉलर बाई, और यहाँ पे देखेंगे 2r बाई स्मॉलर, 2r बाई। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि इसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो बैलेंस ब्रिज की कंटिन्यूटी, दिस ये तीनों का रेशियो और इनका रेशियो क्या हमारा तो बराबर आ रहा है। तो क्या कहेंगे आप, तो ये और ये गायब कर हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, या तो पैसे सोल्व कर सकते हैं या दूसरा कहाँ सोल्व कर सकते हैं। यस दूसरा लो, जैसे लोग बोल रहे हैं कि ये सिमेट्री भी देख सकते हैं। कुछ लोग बोल सकते हैं कि करंट यहाँ से इंटर कर रहा था, जैसे करंट इधर जाएंगे वैसे करंट क्या होगा यहाँ पे, तो जब इधर डालेंगे तो ऐसे इधर से जा रहा था, तो जब इधर से घुस रहा था तो उतना ही क्या करेंगे, निकलेगा। तो यहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, तो ये क्या कर देंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे। डिस्कनेक्ट कर देंगे तो हमारी जो है तो वैल्यूज आ जाएंगे। हाँ जी, डिस्कनेक्ट हो जाएगा वर्टिकल वाली। सिंपल जो है 4 लोगों को कितना बता रखा हमने, ये 4 लोगों का, यस ये और ये 4 मिला करके तो आर हो जाएगा। ये 4 लोगों का कितना हो गया, तो सिंपल आर हो जाएगा। तो ए और बी में तो ऐसा एक डायग्राम बन जाएंगे, ये डब्ल्यू स्मॉल और बीच वाले जो हैं डब्ल्यू 4r, आर एन 4r किस में हमारे पैरेलल में। तो क्या कर लेंगे आप, r इंटू 4r, r प्लस 4r, तो डेट विल गिव यू आंसर r and 4r and r plus 4r, डेट विल विन तो पैरेलल। क्या नाम से पुकारा गया, या तो आप सिमेट्री की नज़र से देख सकते हैं, या दूसरा क्या बोलेंगे, बैलेंस ब्रिज की कंटिन्यूटी, बैलेंस ब्रिज की कंटिन्यूटी। आगे मूव करेंगे, वहाँ पे वर्टिकल में कंटिन्यूटी चल रही थी, यहाँ पे किस में चल रही है, हॉरिजॉन्टल में कंटिन्यूटी चल रही है। ये रेशियो कितना दिख रहा है, जब बताएंगे जल्दी से, 1/2 ये रेशियो और ये रेशियो, तो बीच वाले सारे गायब कर देंगे, बाकी सीरीज पैरेलल कर ले आप। कितना आ रहा है जल्दी बताएंगे लोग, कितना आ रहा है 200/3, 200/3 इज द राइट आंसर। बहुत आसान काम है, जोड़ दिया होगा सीरीज में, इतने लिखने की जरूरत है नहीं। ये कितने हमारे पास, तो डायरेक्टली जोड़ देंगे तो कितना है, 100 है, और ये कितना हमारा तो 200 है। 100 और 200 को पैरेलल में निकालोगे 200/3, 100 एंड 200, तो 200/3 इज द राइट आंसर। किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा, किसी को किस तरह कन्फ्यूजन है तो बता देगा। तो बस यहाँ पे एक देख लें, ऐसा है, ये इसका आंसर 200/3 आ गया था। किसी को कन्फ्यूजन है तो बोल देगा, तो इनका आंसर आप बता दें। अगर ऐसा कहीं डायग्राम बनाया हुआ, सोच के बताएंगे। ये क्या बोल देंगे, तो इधर इसको ये यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल क्या सेम है, ऐसे ही क्या होंगे, तो ऐसे एक ही पॉइंट है, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारे ये, तो डेट विल लाइक दिस। ये बेसिकली ऐसा डायग्राम हो जाएंगे, उसको बीच से दबा दोगे तो ऐसा बन जाएगा ये। सर 200 बाय बीच वाला जो है तो कुछ दिक्कत नहीं है। बेसिकली ये दोनों किस में हो गए हमारे, ये दोनों किस में हो गए हमारे,
ये इधर से एक साइड से जोड़ा हमने, इधर से भी जोड़ देंगे आप, ऐसा बन जाएगा ये। ये कितना हो गया डेट बी 20/3, डेट बी 40/3, 60/, एंड 80/। पहले सारे पैरेलल में हो जाएंगे, बाद में क्या हो जाएंगे, ये सीरीज में आ जाएंगे। पहले सारे लोग पैरेलल में थे, बाद में क्या बन जाएंगे, तो सीरीज में बन जाएंगे। सिंपल इतना ही का इनका वैल्यू निकालना है आप, इतना ही सिर्फ दिया हुआ। ये सारे कॉन्सेप्ट्स कहाँ मिलेंगे, कैपेसिटर्स में मिलेंगे। सारे कॉन्सेप्ट्स कैपेसिटर्स में भी रिपीट होंगे। जल्दी से बता देंगे, 1 2 1 3 2 4 निकाल देंगे। ए और बी में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता देंगे, फटाफट बताएंगे। यस, फिर बताएंगे क्या करेंगे, इसको ऐसे कंप्रेस कर देंगे। ये पॉइंट को क्या कर देंगे आप, कंप्रेस कर देंगे। इनको क्या कर देंगे, कंप्रेस कर देंगे। कंप्रेस कर देंगे तो कितना हो गया ये, तो डेट भी 3/4 और 4/3 कितना आ गया ये, तो डेट भी तो 25/12 कितना आ जाएगा ये, 25/12। आर इक्विवेलेंट ए और बी में कितना आ गया, किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा। ये सारे क्वेश्चंस कैपेसिटर में मिलेंगे। क्या प्रोसेस जो हमने यहाँ पे किया, इसको बीच वाले सिस्टम को क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। वहाँ पे भी ऐसे करने की जरूरत पड़ेगी। डेट विल 25/12 हर एक डायग्राम्स वहाँ पे रिपीट करेगा, तो आप अच्छे से देखेंगे। जहाँ दिक्कत है वहीं पे पूछ लें आप। डेट विल 25/12 यहाँ तक ही क्वेश्चन खत्म नहीं होता है। क्वेश्चन क्या होते हैं आगे, तो ऐसा कनेक्ट किया रहता है। सी ऊपर देखेंगे लो, ये यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दिया गया। डेट विल 25 वोल्ट की बैटरी है। अब सवाल पूछा जा रहा है कि ये तो ये वायर जो है हमारा, ये वायर का नाम दे दें एक्स एंड वाई। तो एक्स वाई में तो कितना करंट फ्लो कर रहा है ये पता करना होता। एक्स वाई में कितना करंट फ्लो कर रहा है प्लस बैटरी से कितना करंट फ्लो कर रहा है वो निकालना। समझ लेंगे, ऊपर समझ लेंगे आप। इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत आएगी, बाद में भी दिक्कत आएगी। हाँ देख लें एक बार, समझ लें आप। इन हर एक क्वेश्चन का अगर करंट वरेंट कहीं पे निकालना है तो हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन कहाँ से मिल जाएगा हमें, तो किरचॉफ्स लॉ से तो मिलेगा ही। दूसरा किरचॉफ्स के अलावा एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन था, उस सोल्यूशन पर हम लोग ध्यान देंगे। 25 वोल्ट की बैटरी है, ये क्या हमारा था, तो 1 3 और 2 4 इनको क्या निकाल लेंगे, तो उधर का वैल्यू निकाल लिया, इधर का वैल्यू निकाल लिया और टोटल इक्विवेलेंट निकाल लिया। इतना तक कर लिया लोगों ने। 1 और 3 किस में हमारा, 1 और 3 पैरेलल में 3/4, 2 और 4 किस में हमारा, तो 4/3 हो गया। 3/4 प्लस 4/3 डेट विल 25/12 कितना आ गया हमारा, तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई, तो 25/12 तो 12 एम्पियर का करंट आ गया। कितने एम्पियर करंट आ गया हमारा, 12 एम्पियर करंट आ गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई एमीटर लगा हुआ तो उसकी रीडिंग कितना बता देंगे, तो 12 एम्पियर बता देंगे। ऊपर देखेंगे लो, अब सवाल ये 12 एम्पियर नहीं पूछ रहा था, पूछा क्या रहा था कि जो वायर एक्स वाई है, तो एक्स वाई में करंट का मैग्नीट्यूड ही नहीं पूछते हैं, करंट का मैग्नीट्यूड नहीं पूछते। क्या पूछे हुए रहते हैं, तो करंट का डायरेक्शन एक्स से वाई हो गया, वाई से एक्स की तरफ होगा। करंट का डायरेक्शन एक्स टू वाई या वाई टू एक्स ऐसा पूछे रहते हैं। बाकी करंट की वैल्यू भी हम लोग निकाल लेंगे। बट करंट का डायरेक्शंस पूछे रहते हैं कि कहाँ से कहाँ की तरफ होगा, एक्स से वाई की तरफ होगा या वाई से एक्स की तरफ होगा, ऐसा पूछा जाता है। एक्स से वाई या वाई से एक्स। देखेंगे इधर यहाँ पे बेसिकली है क्या हमारा, ये हमने अभी जो इक्विवेलेंट निकालने के लिए किया क्या था, ये बेसिकली इन दोनों को किस में लिया था, पैरेलल में। तो बेसिक डायग्राम ऐसा था, ये बेसिक डायग्राम क्या था हमारा, ऐसा था। तो मैं बोलना चाहता हूँ कितना एम्पियर करंट आया, ये 12 एम्पियर। तो क्या करेंगे, पहले आप इनमें डिवाइड कर ले। ऊपर देखेंगे ये दोनों किस में है, ये पैरेलल में, किस में है ये, तो ऊपर से कितना करंट जाएगा, तो इनवर्स रेशियो में डिवाइड कर ले। ऊपर से 9 एम्पियर और नीचे से कितना, तो 3 एम्पियर। ऊपर से कितना एम्पियर और नीचे से, ऊपर से 9 एम्पियर और नीचे से 3 एम्पियर। ऐसा कर लेंगे आप, इनवर्स रेशियो में डिवाइड कर लेंगे 9 और 3। अगर यहाँ पे एक इसमें करंट निकालना था तो याद होगा लोगों को 3/4 इंटू 12, टोटल करंट कितना 12 एम्पियर है। तो काट देंगे तो कितना हो गया, तो 9 एम्पियर। कितना हो गया हमारा, तो टोटल 12 आ रहा था, ऊपर से 9 गया तो नीचे से कितना चला जाएगा, 3 एम्पियर। तो डेट विल लाइक दिस। सी ऊपर देखेंगे ये दोनों भी आपस में किस में है, तो 12 एम्पियर को यहाँ भी बांट दें,
12 एम्पियर को यहाँ भी बांट दें, तो 12 एम्पियर में को यहाँ पे बांटेंगे तो किस रेशियो में, तो 2:4 रेशियो में जाएगा। इसको कितना मिलेगा खाने को, 4/6 × 12, तो डेट में 8 एम्पियर यहाँ मिल जाएगा। कितने मिल जाएगा, 8 एम्पियर, 8 एम्पियर, 8 एम्पियर। यहाँ पे 9 3 डेट विल 8 एम्पियर, 8 एंड डेट विल तो 4। हाँ जी, अब बाई पॉइंट पे जंक्शन नियम लगा दें। बाई पॉइंट पे क्या लगा दें, बताओ बेटा। बाई पे जंक्शन नियम, बाई पे कितना आ रहा है उधर से, 9 आ रहा है, जा कितना रहा है, 8 जा रहा है। 1 एम्पियर कहाँ जाएगा, बाई 2x जाएगा। 1 एम्पियर कहाँ जाएगा, बाई 2x। ये तरीका है निकालने का, ये सॉल्यूशन को अल्टरनेटिव सॉल्यूशन बोलते हैं। दूसरा जो है, दूसरा क्या सॉल्यूशन होगा, एक किरचॉफ्स नियम का सॉल्यूशन होगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो क्या मान लेते हैं, टोटल करंट x मान लेते हैं, यहाँ से वहाँ पे चला गया बाई z, और यहाँ पे कुछ भी मान लिया z'। अब किरचॉफ्स का नियम लगा कर सॉल्व करते, 4 इक्वेशन 3 इक्वेशन बनाकर, उससे भी आंसर आ जाएगा। बट ये अल्टरनेटिव तरीका है, ऐसे याद रखेंगे जल्दी आ जाएगा। करंट की वैल्यू निकालने में दिक्कत है या उसके आगे दिक्कत है, डिवाइड करने में दिक्कत है। चले, बाकी लोगों को समझ में आ गया। ऊपर से 22 से x की तरफ कितना एम्पियर जा रहा है, 1 एम्पियर जा रहा है। 1/4 देखेंगे सब लोग, अब लोगों ने नोट कर लिया होगा, एक बार फिर से देखेंगे। 9 ऊपर से 9, नीचे से 3 से, बहुत ही आसान काम है ये जो है। तो वैल्यूज हमारे ऐसे हैं। कितने लोगों को समझ में आ गया ऑलरेडी, बोलेंगे कितने लोगों को समझ में ऑलरेडी आ चुका है। 1 3 2 4 कितने ओम बैटरी, 25 वोल्ट की बैटरी, 25 वोल्ट की बैटरी। कितने लोगों को ऑलरेडी समझ में आ गया है, आ गया साहब, हाँ उठ के आ जाओ इधर, समझाओगे। सर इसमें पहले करंट निकाल लिया, 12 पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही निकालो। पहले ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ से स्टार्ट कर ले। बोले क्या है ये, 1 और 3 किस में है, 3/4 और ये 4/3 आ जाएगा। ओके, उसके बाद ये आ जाएगा 25/12। 25/12। उसके बाद 25 करंट निकाल लिया, वोल्टेज से रखिए, वोल्टेज बाय 25/12 तो 12 आ जाएगा, 12 एम्पियर आ गया। उसके बाद पैरेलल में इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में डिवाइड होता है। पैरेलल में इन्वर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में डिवाइड कर देंगे। वेरी गुड, 12 एम्पियर यहाँ से चल रहा है, यहाँ पे इन्वर्स रेशियो में डिवाइड करते बोलो। यहाँ पे एक ओम में कितना करंट जाएगा, डेट विल बी 3/4 × 12, तो डेट विल 9 एम्पियर। और बाकी जो बचा वो इसमें, तो डेट विल 9 एम्पियर, टोटल 9 एम्पियर, 12 एम्पियर था, ऊपर 9 गया तो नीचे से कितना चला गया, डेट विल 3 एम्पियर, 3 एम्पियर आ गया। ओके सी, अब क्या करेंगे, उसमें 2 वाले में 4/6 × 12 कितना, 8 एम्पियर, तो डेट विल 8, और ऊपर 8 चला गया तो कितना, तो ये 4 जो है तो डेफिनेटली इतना यहाँ पे 4 कर लेंगे। अब बताएंगे बेटा। उसके बाद जंक्शन वो लगा लिया कि यहाँ से 9 आ रहा है और इधर 8 जा रहा है, तो नीचे कितना गया, 8। इधर से 9 आ रहा है, इधर कितना जा रहा है, 8 जा रहा है, तो इधर कितना जाएगा, 1 एम्पियर जाएगा। तो करंट का डायरेक्शन किधर हो गया, बाई 2x, और मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 1 एम्पियर। देख लेंगे वंस मोर क्या बोला जा रहा है, कि जैसे उन्होंने बताया कि कितनी वैल्यूज तो ऐसे हमारे दिए हुए हैं। हम क्या करेंगे, तो पहला काम ये है कि ये दोनों वायर्स किसमें हमारे, तो कुछ क्वेश्चन सोचते बस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टिक आउट करो, तो डेट मीन 3/4 और कितना 4/3, 3/4 4/3 कितना हो गया, 25/12। करंट की वैल्यू कितना करें, 25/12, तो कितना आ गया, 12 एम्पियर आ गया। 12 एम्पियर करंट यहाँ से स्टार्ट होगा। क्या रेशियो है रेजिस्टेंस का, 1:3, तो करंट कितना पिएगा, 3:1, तो 3/4 उधर जाएगा, 3/4 × 12 का 3/4 9 एम्पियर इधर गया, और 3 इधर चला गया, और फिर इधर से पीछे से बांट लेते हैं। ये नियम होता है कि ऐसा करेंगे तो हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। अदरवाइज किरचॉफ्स नियम देखो, किरचॉफ्स तो अल्टरनेटिव नियम है ही, 2:4, तो करंट का रेशियो 4:2, तो 4/6 ये पिएगा, 4/6 × 12, तो 8 एम्पियर यहाँ पे आ गया। 9 इधर से आया था, 8 इधर गया, तो यहाँ पे कितना जाएगा, 1 एम्पियर जाएगा। तो 1 एम्पियर का डायरेक्शन अपन मैग्नीट्यूड निकाल लिया अपने, डेट विल बी 1 एम्पियर, अब टॉप टू बॉटम
मैग्नीट्यूड विल 1 एम्पियर। किसी को कन्फ्यूजन है तो बता देगा। जो पूछ रहा था उसको दिक्कत खत्म हो गई। कहीं पे भी एमीटर की रीडिंग पूछा जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो सब जगह तुम आइडेंटिफाई कर लोगे। यहाँ पे कितना 12 एम्पियर, यहाँ पे कितना 9, यहाँ पे 3, यहाँ पे 8, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1। तो ऐसे हर एक वायर में यूजुअली यहाँ पे पूछे रहते हैं। काफ़ी लोग जो तो कॉमन आंसर यूजुअली कुछ नहीं बोला जाता, तो लोगों का आंसर क्या रहता है, ये लोग बोलते हैं यहाँ 0 होगा, 0 नहीं होगा। वैल्यू दिख गया होगा लोगों को, निकाल के दिखा दिएगा कि 1 एम्पियर का करंट होगा वहाँ पे 1 एम्पियर का करंट होगा। तो जब आप कोई भी डायग्राम में कर सकते हैं आप, ऐसा कुछ दिया हुआ 1 मोर एक आइडेंटिफाई कर लें आप। उसके बाद जो है तो हमें सिर्फ डायरेक्शन पूछा था, तो डायरेक्शन वाले नियम भी हम लोग देख लेंगे। जल्दी से एक प्रैक्टिस कर लेगा। बाई एंड एक्स हाँ जी, बाई एक्स में ही बताना है। ओके, बायर बाई 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 ये है एक बाई एक्स बायर है, उस पर करंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड करना है। सर इसमें नहीं सर ऊपर से नीचे जाएगा, बाई 2x सर नीचे से ऊपर जाएगा ना, 3 एम्पियर। ओके, ऊपर 3 उधर 3 आएगा, 8 वाले में एम्पियर, 4 वाले में आएगा 6 और उधर आएगा। एक से कितना एम्पियर, 3 एम्पियर। ओके, यहाँ पे 3 है, वहाँ पे 6 है। तीन एम्पियर आ गया, आया नहीं आया, 4/3 ले आया। टोटल कितना करंट निकाला था, टोटल करंट 20/3। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू सी देखेंगे। हमारे जो एग्जाम में हमारे पास क्या था,
एग्जाम में हमारे पास डायरेक्शंस निकालने आता है, बाई से एक्स जाएगा या एक्स टू बाई जाएगा, बाई टू एक्स जाएगा या एक्स टू, तो उसके लिए क्या करते हैं ऊपर देखेंगे लोग, एक्स से बाई जाएगा या बाई टू एक्स जाएगा। ध्यान से सुनेंगे, हमारे क्वेश्चन एग्जाम्स में, हमारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में बस इतने ही आते हैं, तो वो चीज़ को हम लोग देख लें कैसे निकालते हैं। तो ये जो वैल्यू मल्टीप्लाई करके देखोगे, यहाँ पे भी देखोगे, हमें डायरेक्शन से सिर्फ पता करना होता है। क्या पता करना होता है? डायरेक्शन। ऊपर देख लेंगे, ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इनको ऐसे, ये कितना आ जाएगा रेसिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन 6 आ जाएगा, और ये वाला मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा, ये वाला मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। हाँ या नहीं? कुछ समझ नहीं आया? ये डायगोनली मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू डायगोनल में इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी और यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी। ठीक, तो अगर ये वाली वैल्यू लो है, ये लो है और ये क्या हमारा हाई है, तो लो है तो करंट ऊपर से नीचे होगा, जिधर लो होगा उधर से दूसरी तरफ होगा। मैं बोलना चाहिए ऐसे मल्टीप्लाई करके देखा तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी, और ऐसे मल्टीप्लाई करके देखा रेसिस्टेंस को तो कुछ वैल्यू आएगी। तो रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट लेंगे डायगोनली में। ठीक है, रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट ले लिया डायगोनली। अब वो वैल्यू और ये वैल्यू आपस में कंपटीशन देखेंगे, अगर वो कम है और ये ज़्यादा है तो जो नीचे आएगा, और अगर ये लो होता और वो हाई होता तो नीचे से ऊपर जाता। तो हमारे एग्जाम्स में इतना ही से मतलब होता है कि करंट का डायरेक्शन बता दे वायर में, तो हम यहाँ से आंसर निकाल लेंगे। बाकी एग्जैक्ट वैल्यू बाय द वे ऑब्जेक्टिव में पूछने का कोई स्कोप होता नहीं है, अगर पूछ दिया तो आपको वैल्यू बताई दिया कि कैसे निकालोगे तुम। समझ आई बात? लो क्या था हमारा, जैसे हमारे एग्जाम्स में सवाल आया, ये जब सवाल आते तो कैसे लिख के आते हैं, तो ये जो है बायर में लिखा रहता है कि ये ऐसा, ये बायर जो है तो ऐसा, ये ऐसा पहले डायग्राम बनाया रहेगा, ये पॉइंट नाम लिया रहा है बाई एंड एक्स। आपको क्वेश्चन पूरा डायग्राम बनाया हुआ, अब लिखा रहा है क्या, तो बाई एंड एक्स को एक बायर से कनेक्ट कर दिया गया, बाई एंड एक्स पॉइंट को किससे कनेक्ट कर दिया गया, बायर से। तो करंट का डायरेक्शन बता दें, बाई एंड एक्स बायर में क्या करें आप, तो करंट का डायरेक्शन बता दें। समझ आई बात नहीं आई? बाई से एक्स में करंट का क्या बता दें आप, बाई से एक्स में करंट का डायरेक्शन बता दें। तो करंट का डायरेक्शन क्या बताएंगे आप, तो हम भी तो इतना बताएंगे, चेक करेंगे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये अगर ये कम है और ये ज़्यादा है तो जो कम है उधर से दूसरी तरफ जाएगा, जो कम है तो उधर से उधर की तरफ आंसर टिक आउट कर देंगे, फिनिश हो जाएगा हमारा आंसर। किसी को कन्फ्यूजन है तो बता देगा। हाँ, इक्वल आ गया तो क्या कहेंगे, तो बैलेंस हो गया, तो करंट नहीं जाएगा उसमें। आगे मूव करेंगे, यहाँ पे भी तो डायरेक्शन बताना था तो क्या करेंगे, तो गुना करके देंगे। ये तो कितना हो गया 96, और ये कितना हो गया 24 हो गया। ये क्या हो गया, लो हो गया, ये लो हो गया, वो हाई हो गया, तो वो किधर से किधर जाएगा, डायरेक्शन हमारा पूछा जाएगा तो इतने ही तक खत्म कर देंगे। डायरेक्शन हमें पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो डायरेक्शन यहीं से खत्म हो जाएगा, एक्स टू बाई या बाई टू एक्स, नो करंट या कैन नॉट बी डिसाइडेड, ऐसे 4 ऑप्शन बनाते हैं। बाकी मैग्नीट्यूड निकालना तो आपने देख लिया, ये दोनों किस में है बताएंगे लोग, 8/3, ये दोनों किस में हैं, तो 6 और 12 का 4 हो जाता है, तो कितना कर देंगे, तो दोनों का ऐड कर देंगे, तो डेट भी 20/3 कितना हो गया हमारा 20/3, तो 20/3 इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो गया। आई की वैल्यू कितना कर देंगे 20/3, तो कितना हो गया हमारा 9 एम्पियर, कितना हो गया, तो टोटल करंट की वैल्यू 9 एम्पियर आ गई, टोटल करंट की वैल्यू 9 एम्पियर। अब जो 9 एम्पियर को ये इधर बांट देंगे, इनमें कौन सा रेशियो में बटेगा, 4/8, तो डेट भी 8:4 रेशियो में, रेसिस्टेंस 8:4 रेशियो में कौन है ये रेसिस्टेंस, तो करंट किस रेशियो में बढ़ जाएगा 4:8 में बढ़ जाएगा, 4:8 में बटेगा, मतलब ऐसा 9, तो कितना आ जा रहा है डेट बोलिए, तो यहाँ पे 3 एम्पियर नीचे की तरफ। अब इधर से पीछे से बांट देंगे, इधर कौन सा रेशियो में बटेगा 1:2, तो ये 2 डेट में 2 रेशियो ये पिएगा, यहाँ पे 12 है या 18 × 9, तो 6 एम्पियर यहाँ पे, ऊपर कितना एम्पियर है 6 एम्पियर, ऊपर 6 एम्पियर और नीचे 3 एम्पियर। तो हर एक बच्चा देख रहा है कि इधर से आ कितना रहा है 6 एम्पियर,
और जा रहा है इधर कितना 3 एम्पियर, तो बच्चा कितना गया, 3 ऊपर है। तो रिमेनिंग कितने चलेगा, तो 3 एम्पियर ऊपर चले जाएंगे। किसी को कन्फ्यूजन है तो बता देगा। 6 एम्पियर इधर से आया, 3 इधर चला गया, तो बच्चा वो कहाँ जाएगा, 3 एम्पियर जाएगा कहाँ, तो एक्स से वाई की तरफ जाएगा। कहाँ से कहाँ जाएगा, तो इट विल गो फ्रॉम एक्स टू वाई। आगे मूव करेंगे। ये कंडीशंस था हमारे कि बैलेंस ब्रिज के साथ साथ ऐसे कंडीशन। बैलेंस ब्रिज में वन मोर टाइप ऑफ क्वेश्चन देख लेंगे। बैलेंस ब्रिज में वन मोर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। बैलेंस ब्रिज ये कितना होता था हमारे पास, बैलेंस ब्रिज का डायग्राम्स ऐसे होते थे। ये वैल्यूज रेशियो मैच कर गया तो क्या बोलते थे कि ये बैलेंस है हमारा। तो सवाल ऐसा होता है कि कितने हैं, तो डैट इज द 6 and 12। कितने हैं, 6 and 12, एंड दिस इज 6 ohm। और उसके अलावा क्या बोला है, ये कितना है, तो 2 ohm है। ये कितना है, 2 ohm। अब सवाल क्या है, ये देखेंगे इधर। सवाल ये पूछा था कि 2 ohm के पैरेलल, 2 ohm के पैरेलल में कितना इक्विवेलेंट, कितना रेसिस्टेंस कनेक्ट करें ताकि ये क्या हो जाए, तो 5 एम्पियर से और 5 ohm से तो करंट फ्लो ना करे। नहीं आया कुछ, दो के जगह पे 4 कर लें इसे। ये बोले जा रहा है कि 4 ohm के पैरेलल में कितना रेसिस्टेंस क्या करें हम लोग, पैरेलल में जोड़ें। शायद ध्यान सुनेंगे, ये दिख गया होगा 4 6 6 12 5 ohm। तो अभी 5 ohm में क्या होगा, करंट जाएगा नहीं जाएगा, 5 ohm में करंट जाएगा। अभी जो कंडीशन है उसमें 5 ohm में क्या हमारा करंट फ्लो करेगा, 5 ohm में क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। अब सवाल क्या बोला जा रहा है कि 4 ohm के अक्रॉस कितना रेसिस्टेंस के वायर को पैरेलल में जोड़ दें ताकि क्या हो, तो 5 ohm में करंट ना जाए। 5 ohm में जो गैल्वेनोमीटर तो कनेक्ट किया जाएगा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ना हो। करंट को डिटेक्ट करने के लिए क्या होता है, गैल्वेनोमीटर होता है। करंट को डिटेक्ट करने के लिए क्या होता है, गैल्वेनोमीटर की क्या खासियत होती है, तो स्मॉल से स्मॉल करंट को, बहुत ही स्मॉल करंट को, मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर के करंट को भी क्या कर लेता है, तो डिटेक्ट कर लेता है। और स्मॉल से स्मॉल करंट को भी क्या करता है, तो डिटेक्ट कर लेता। 4 ohm 6 ohm 6 ohm 12 ohm 5 ohm। सवाल यही है कि कितने हैं, तो ओम के रेसिस्टेंस को यहाँ जो पैरेलल में जोड़ना है, क्या करना है, पैरेलल में जोड़ना है ताकि क्या हो जाए, करंट थ्रू, तो दिस विल बी 0। तो जो करंट को यहाँ पे कितने रेसिस्टेंस को यहाँ पे जोड़ें पैरेलल में। पैरेलल में जोड़ने का दूसरा नाम बोलते हैं शंटिंग करना। क्या करना, तो शंटिंग करें। 4 ohm को कितने रेसिस्टेंस से शंटिंग कर दें ताकि क्या हो जाए, हमारा आर की वैल्यू निकालें ताकि करंट थ्रू 5 ohm इज 0। ये कंडीशन है। मतलब तुम्हें समझ में आ गया होगा, मतलब समझ आया या नहीं आया। मतलब ये करना है कि इनका रेशियो कितना है, 1:2। तो इनका रेशियो भी कितना होना चाहिए, शंटिंग करने के बाद। शंटिंग करने के बाद जो वैल्यू आएगी तो कितनी आ जाएगी इन दोनों की, 4 and R का, 4 and R मिलकर के कितना होना चाहिए, तो 4 into R बाई 4 + R। ये हो गया पूरा इक्विवेलेंट उसकी वैल्यू। तो इन दोनों का रेशियो 4, इसकी और 6 की रेशियो कितनी आनी चाहिए, तो 1:2 हो जानी चाहिए। बैलेंस ब्रिज का ये कंडीशन था कि जो रेशियो ये होगा उतना ही रेशियो यहाँ पे भी होना चाहिए। तो इसको रेशियो में कनेक्ट करके ये दोनों किस में होने चाहिए, आपस में। ये बोला शंटिंग करना, 4 ohm के अक्रॉस कितने से शंटिंग किया जाए, 4 ohm के अक्रॉस कितने से शंटिंग किया जाए ताकि क्या हो जाए, हमारा 5 ohm के थ्रू करंट की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए। तो 4 ohm के थ्रू रेसिस्टेंस R से शंटिंग कर दिया। मान लिया रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, R है। सवाल में बोला है कि 4 ohm के क्रॉस कितने रेसिस्टेंस के वायर से शंटिंग किया जाता है ताकि करंट 5 ohm में कितना हो जाए हमारा, तो 5 ohm में 0 तभी होता है जब इन दोनों का रेशियो क्या हो जाए, हमारा मैच हो जाए। तो इन दोनों का रेशियो कितना, तो 1/2। तो उनका रेशियो भी कितना आना चाहिए, तो रेशियो 1/2 करने के लिए पहले इसको क्या कर लेंगे, आपस में पैरेलल में जोड़ देंगे और इसका रेशियो कितना कर देंगे, 1/2 के इक्वल कर देंगे। किसी को कन्फ्यूजन अभी भी बता देगा, जिनको कन्फ्यूजन है बता देगा। तो टोटल वे तो नाउ 4R बाई
4 + R डेट विल इक्वल टू, इधर 6 ऊपर ले जाओगे, 6/2 कितना हो गया हमारा, तो 3 हो गया, 6/2 विल बी 3 डेट विल 4R इज इक्वल टू 12R प्लस गुना कर लोगे तो R की वैल्यू कितनी आ गई हमारी। तो ऐसे क्वेश्चंस भी बैलेंस ब्रिज पे रहते हैं, तो आइडेंटिफाई कर लो। क्लियर हो गया लोगों को। तो वन मोर इज तो अनबैलेंस ब्रिज की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। वैसे ही जो एग्जाम्स में तो आने की पॉसिबिलिटी बहुत लेस होती है, बट देख लेते हैं। सेम अनबैलेंस ब्रिज, एक बैलेंस होता, दूसरा क्या होता हमारा, देख लें। अनबैलेंस में तो बहुत सारे अल्टरनेटिव नियम मिलते हैं हमें, तो एक पार्ट आप सीख लेंगे। ये अनबैलेंस हो या बैलेंस का तो डायरेक्ट सॉल्यूशन है। अनबैलेंस का कहाँ सॉल्यूशन आता है हमारा, तो डेट विल किरचॉफ्स लॉ से आता है। अनबैलेंस का सॉल्यूशन कहाँ से आता है, किरचॉफ्स लॉ से आता है। ये हमारे पास तो ऐसा लिखेंगे तो क्या हमारे पास, दैट विल 10 and 20 10 and 20 एंड 20 and 10, ऐसा कर लिया, और 10। ये बैलेंस है अनबैलेंस है, टेन एंड 20 एंड 20 and 10, और बीच वाला वायर भी कितना हमारा 10 ओम का। बैलेंस है या अनबैलेंस है, तो क्या आंसर है इसका, तो अनबैलेंस ब्रिज है। 10/20 इज 1/2, 10/20 कितना हमारा हो गया, और 20/10 2/1। तो ये क्या हमारा रेशियो मैच नहीं हुआ तो अनबैलेंस है। रेशियो मैच नहीं हुआ तो क्या करेंगे, तो अनबैलेंस है। तो इनका इक्विवेलेंट निकालने के लिए तो क्या करते हैं, देखोगे या तो एक तो ओपन नियम है, किरचॉफ्स होगा, या समटाइम्स देख लोगे अनबैलेंस है। समटाइम्स क्या करते हैं ये, तो ए और बी में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस नहीं निकालना होता, बोलते ए और बी में जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा उसकी एक्सट्रीम वैल्यू, और तो एक्सट्रीम वैल्यू के बारे में बताएं। जो आर एंड ए के बीच का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा। एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए नहीं बोलोगे, उसकी बाउंड्री कंडीशन निकालना होती है। क्या निकालना होता है हमें, बाउंड्री कंडीशन। तो वो कैसे निकालते हैं देखोगे, ए एंड बी के बीच में क्या निकालना है हमें, बाउंड्री कंडीशन है। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है, बस इतना बताना कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो आएगा उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में होगी, कहाँ से कहाँ के बीच में होगी। समटाइम्स ये ऑप्शन दिए रहते हैं, या और भी जगहों पे कैपेसिटर में भी ऐसे यूटिलाइजेशन होगा, और भी 1-2 जगहों पे इनका यूटिलाइजेशन होता। तो देख लें वो क्या करते हैं, उसके लिए ऑप्शन ऊपर देखोगे, उसके लिए क्या करते हैं, तो बैलेंस ये वाला ये रेशियो और ये रेशियो मैच नहीं कर रहा है, ये और ये रेशियो मैच नहीं कर रहा, तो क्या करेंगे हम लोग, तो ये जो बीच वाला जो 10 ओम का वायर है उसको एक बार क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं, एक बार ओपन सर्किट करते हैं। इसको ऐसे खोल दिया तो इसको क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट करके ए और बी में जो तो आइडेंटिफाई कर लें वैल्यू, ओपन सर्किट कर दिया और इसके बीच में आइडेंटिफाई कर लो, ऊपर वाले कितना होगा 30 होगा, नीचे वाले भी कितना होगा 30, और तीसरा कितना हो गया 15 हो गया। एक बार ओपन सर्किट करके निकाल लेते, एक बार शॉर्ट सर्किट करके निकाल लें। एक बार ओपन सर्किट करके, एक बार क्या करके शॉर्ट सर्किट कर दिया तो कितना हो गया ये 20/3, और ये भी कितना 20/3, तो 20/3 कितना 40/3, तो 40/3 से कहाँ के बीच में, तो डाटा भी इनके बीच में कुछ वैल्यू आएगी। एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आएगी तो किरचॉफ से निकलता है, बट वैल्यू जो है इनके बीच में कुछ आएगी, इनके बीच में 40/3 एंड 15 के बीच में कोई वैल्यू आएगी अनबैलेंस ब्रिज के लिए। अगर एक्सट्रीम वैल्यू पूछा जाएगा कहाँ से कहाँ के बीच में इंटरवल पूछा जाएगा तो आप ऐसा बताएंगे। एक सॉल्यूशन खत्म हो गई बात, दूसरा सॉल्यूशन देखेंगे। ए और बी में हमें एग्जैक्ट निकालना, और ऐसा डायग्राम है, दो तरह की पॉसिबिलिटी होती है, दो तरह की पॉसिबिलिटियों के ऊपर देख लेंगे। ए और बी में निकालना हमें, बीच वाले को खोल देने को क्या बोलते हैं, तो ओपन सर्किट करना, और बीच में तो वायर से जोड़ देने को क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट कर रहा। बाकी ये वैल्यूज कितने थे हमारे, 10 एंड 20 एंड 20 एंड 10, सॉरी कितना था हमारा, देख लेंगे यहाँ पे। तो बेसिकली कितने लोग इन्वॉल्व हैं, 5 लोग हैं, या वैल्यू वाइज अगर देखेंगे तो वैल्यू वाइज 2 ही लोग हैं। ये 20 है और ये क्या हमारे 10 ऐसे हैं।
वैल्यू वाइज। बाकी ऐसे तो देख लेंगे यहाँ पे ऐसे पॉसिबिलिटी कितनी है, यहाँ पे जरूरत कितने लोग हो सकते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, कितने लोग हो सकते हैं? ये 5 वाले तो क्वेश्चंस रहते ही नहीं है, कभी भी तुम्हें नहीं मिलेगा। बाकी इनका भी सॉल्यूशन देख लेंगे, बट रहते ही नहीं है। क्या रहते हैं? R1 R2 एंड R2 एंड R1 एंड R3। कितने लोग हैं अभी? तो 3 लोग वाले का तो एक सोल्यूशन लिख लें, ए और बी में कितना वैल्यू आएगी। एक तो उससे तुम्हें पता चलेगा कि मैक्सिमम कितना होगा, मिनिमम कितना होगा, उसके बीच में आएगा, वो वाला आपको पता ही है। R1 R2 R2 R1, R1 R2 R2 R1 एंड R3, ए और बी में हमें फाइंड करना। R1 R2 R2 R1 R3 वैल्यू किसके बीच में निकालना हमें? रेसिस्टेंस की वैल्यू ए एंड बी के बीच में निकालना। R1 R2 R2 R1 ए और बी के बीच में फाइंड आउट करना है। R1 R2 R2 R1 ए और बी के बीच में फाइंड आउट करना है। करेंगे क्या हम लोग? सी ऊपर देखेंगे, डायरेक्ट इसका वैल्यू का आंसर होता है, ऊपर देख लेंगे। ये रेसिस्टेंस निकालना, कुछ न्यूमरेटर में वैल्यू आएगी, कुछ डिनोमिनेटर में वैल्यू आएगी। देख लो, ऐसे देखेंगे ऊपर, सब लोग ऊपर देख लेंगे एक बार। इनको गुना करते हैं, R1 R3, इनका जो वैल्यू R1 R3 जो लिखा रहा हूँ वो कहाँ से आता है? तो किरचॉफ्स लॉ से सॉल्व करके आता है, बट डायरेक्ट वैल्यू आप लिख लेंगे। R1 R3 R2 R3 और इनको आपस में गुना करते हैं। डॉट W R1 R2, R1 R2 के साथ क्या होता है? तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई आकर आता है, 2 टाइम्स का एक फैक्टर आता है, 2 टाइम्स का एक फैक्टर आ जाता है। और डिनोमिनेटर में फिर से यही लोग आएंगे, तो R1 प्लस R2 प्लस ट्वाइस R3। तो ये वैल्यू कर दोगे तो क्या होगा तुम्हारा वैल्यू? तो आंसर तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का निकल के आएगा। कुछ समझ नहीं आई बात? ये ऐसा कर देंगे। अनबैलेंस ब्रिज का ये जो पॉसिबिलिटी है, तीन वैल्यू टोटल कितने अननोन हो सकते हैं उसमें? R1 R2 R3 R4 R5, 5 होंगे। 5 वाले के तो कभी पूरे, तो अगले जो है तुम्हारे पूरे लाइफ में कभी मतलब इस धरती पे कोई भी क्वेश्चन पेपर में तो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। बाकी उसका भी सॉल्यूशन देख लेंगे, लेकिन एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। बाकी ये जो है तो ये वाला केस एनसीईआरटी में दिया हुआ, ये वाला भी नहीं दिया हुआ, जो 2 ही वैल्यूज वाला था। कितने वैल्यूज वाला? 2 वैल्यूज वाला। तो वो वाला केस एनसीईआरटी में दिया हुआ, तो वो वाला केस पॉसिबिलिटी है पूछने की, 3 वाला नहीं दिया हुआ। ये बता दिया ना, R1 R2 R2 R1 और एक क्या हमारे साथ में? तो कितने लोग गेम में इन्वॉल्व हैं? अनबैलेंस ब्रिज और 3 लोग इन्वॉल्व हैं, तो उनका हमारे पास डायरेक्ट आंसर है। क्या करेंगे? इनको गुना कर देंगे, इनको गुना कर देंगे और इनको गुना कर देंगे। जो इनको गुना करेंगे तो कितने टाइम्स कर देंगे आप? 2 टाइम्स कर लेंगे। कितना टाइम्स कर देंगे आप? R1 R3 R2 R3 ट्वाइस R1 R2 और डिनोमिनेटर में R1 प्लस R2 प्लस ट्वाइस R3। ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ए और बी के बीच का। किन्हीं कोई कन्फ्यूजन है बता देगा? ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड निकल के आ गया। ये जो है तो इसका एक स्पेशल केस क्या बनता है हमारा? जब यहाँ पे जो है बीच में जो R3 की जगह भी क्या रहेगा? R1 ही रहेगा। तो कितने लोग गेम में इन्वॉल्व हो गए? 2 ही लोग हो गए। बीच में कितने लोग इन्वॉल्व हैं? R1 R2 R2 R1 एंड एक R1 ही है। तो अभी वही केस है, फिर से इसको गुना करोगे, इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे, डबल कर लेंगे और फिर नीचे में कितना कर देंगे? R1 प्लस R2 प्लस ट्वाइस R1। जो वैल्यू आएगा तो रिमेनिंग आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। किसी को दिक्कत है तो जल्दी से एक वैल्यू पे पिकअप का काम कर लें। मतलब मैं बोलना चाहिए उसी का स्पेशल केस में एक R1 वाला रहता है, जहाँ पे R1 एक तीनों डायगोनली बराबर रहेंगे, ऐसे डायगोनली तीनों बराबर कर देते हैं, तो वहाँ से काम हो जाएगा। याद 3 वाला फार्मूला याद है तो उससे काम हो जाएगा। किसी को कन्फ्यूजन है तो बता देगा। जल्दी से एक वैल्यू वेरीफाई कर ले, जल्दी से एक वैल्यू वेरीफाई कर ले। R इक्विवेलेंट जल्दी से बता दें, क्योंकि ये एनसीईआरटी में पूछा गया तो R इक्विवेलेंट तक नहीं, उससे आगे भी एक्सटेंड करा, तो वो बातें भी हमें बतानी है। तो आप देख लें जल्दी से। कौन सा केस पढ़ रहे हैं हम लोग? अनबैलेंस ब्रिज का केस पढ़ रहे हैं। कितना दिया हुआ ये? 5 और 10 एंड 10 एंड 5 और 5।
ए और बी भी निकालना इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। 7 ओके, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 7 ये बीच वाले क्या हमारे पास तो सेम है, 5 5 5 5 5 5 क्या हमारे सेम है। बाकी ये कितने लोग तो बैलेंस है या अनबैलेंस है? अनबैलेंस तो अनबैलेंस है, अनबैलेंस है तो क्या कर लेंगे आप? तो डैट बोलिए, आप बोलेंगे कि इनको इनको गुना करें, कितना हो गया? इन दोनों गुना करेंगे तो कितना? 25। इनको इनको गुना करेंगे 50, इनको इनको गुना करेंगे 100 बाई इनको दिस प्लस ट्वाइस ऑफ दिस, 5 + 10 + 10, तो नीचे कितना हो गया? 25 हो गया, ऊपर कितना हो गया? तो डाटा भी तो कितना आ गया? तो यहाँ पे जो सवाल होता तो यहाँ तक ही नहीं था। 7 ओम आर इक्विवेलेंट में किसी को दिक्कत है तो बता देगा। 7 ओम 7 ओम 7 ओम में कोई दिक्कत? सवाल इसके बाद स्टार्ट होता। क्या दिख रहा है लोगों को इसमें? इसमें लोगों को क्या दिख रहा है? R1 रिपीट हो रहा है, वेरी गुड। दिखना चाहिए कि ये क्या है, डायगोनली सेम है। ये क्या है? और ये जो है तो इधर भी क्या हमारा, ये जो है 10 और 10, बाकी एक वैल्यू जो है तो ये डायगोनली भी सेम में, तो ये डायगोनल पूरा क्या कर रहा था? रिपीट हो रहा। 5 और 5 और 5, ये क्या हमारा? 5 और 5 और 5। ऊपर देख लेंगे, 7 हो गया हमारा। ऊपर देखते रहेंगे लोग, कितना बोल देगा ऊपर देखेंगे, आपको करने का मौका दे दीजिएगा। ये कितना तो एक बोल दिया, कितना लग रहा है? 35 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ऊपर देखते रहेंगे लोग। यही क्वेश्चन एनसीईआरटी में है कि इसमें एमीटर की रीडिंग निकालो। क्या निकालें? ऊपर देख लेंगे कैसे सोल्व करते हैं। पूरा सवाल यहाँ पे दिया हुआ 5 10 10 5, ये कितना है? 5 है। क्या बोला कि यहाँ पे एमीटर के री पहला काम होगा, विद इन सेकेंड्स तुम क्या करोगे? आर इक्विवेलेंट निकालोगे। कितना आ गया हमारा? 7 हो गया। आर इक्विवेलेंट निकाल, टोटल करंट निकाल लेंगे। 35/7 कर देंगे तो 5 एम्पियर क्या हो गया हमारा? तो टोटल करंट हो गया 5 एम्पियर। क्या हो गया? अब हमें जो है तो 5 एम्पियर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ऊपर देख लेंगे लोग, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्या कर लेंगे तो अब जो है एमीटर की रीडिंग निकालना है। तब हमें एक इक्वेशन जो है तो इक्वेशन लिखना पड़ेगा किरचॉफ्स का। एक इक्वेशन जो है 5 ओम वाले, इस वाले में यहाँ पे हमें करंट पता करना बेसिकली। इसमें क्या पता करना? करंट पता करना। क्लियर है? डायरेक्शन पता करना होगा तो कौन बता देगा? ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर जाएगा। y2x या x2y? y2x या x2y? तो मे भी हो सकता है जो तुम्हारे एग्जाम में बाय द वे सपोज है कि वैल्यू के लिए आ गया, तो हो सकता है कि एक ही ऑप्शन जहाँ पे रहेंगे कि क्या होगा हमारा, डायरेक्शन मैच कर रहा हो, तो ऐसे भी एलिमिनेट हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तो हमें कॉमन सेंस अप्लाई करते रहना होता है। कोई जरूरी का मैग्नीट्यूड निकालें ही निकालें, मे भी उससे भी एलिमिनेट हो जाएगा। समझ आई बात नहीं आई? तो मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली वैल्यू निकालने में तो इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो वहाँ पे मे भी ऐसे ऑप्शन से सेट आउट कर सकते हैं जहाँ पे कि तो जस्ट डायरेक्शन से क्लियरिटी हो जाए। तो डायरेक्शन कहाँ आ गया हमारा? डायरेक्शन बताएगा। इनको इनको गुना किया, कितना हो गया हमारा? 25, और इनको इनको गुना किया तो कहाँ से कहाँ की तरफ आएगा? y2x। हाँ या नहीं? तो देख लेगा y2x आ रहा, y2x आ रहा, y2x आ रहा। ऊपर देखेंगे लोग, तो हमने क्या कर लिया? हमने बोल दिया कि 5 एम्पियर आया। यहाँ पे कितना मान लिया? अब यहाँ पे भी एक नियम है, वो भी सीखना है आपको। यहाँ पे एक नियम है, वो भी आपको सीखना है। मान ली यहाँ पे I1 चला गया या I चला गया, ऊपर में कितना चला गया? ऊपर में I चला गया, तो नीचे कितना जाएगा? 5 - I, 5 माइनस 22 से x की तरफ। हमने मान लिया कि 22 से x की तरफ कितना करंट आ रहा है? I1 आ रहा है। कितना आ रहा है? या तो ऐसा मान सकते हैं I1, हाँ या नहीं? I1 मान लिया तो अब तो आप देख सकते हो कि क्या एक तो तरीका ये हो सकता है कि I1 मान लिया तो क्या हो गया? ये I था, ये 5 - I, ऊपर से कितना नीचे आ गया? इधर कितना जाएगा? I - I1। इधर कितना जाएगा? I - I1। समझ आई बात?
तो मैं बोलना चाहता हूँ पूरे गेम में कितने लोग आई इन्वॉल्व हो गया और I1 इन्वॉल्व हो गया। तब हमें आई निकालने के लिए या I1 निकालने के लिए कितनी इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी? 2। तो ये हमारा सिखाने का टारगेट नहीं था, इस एग्जाम्पल को लेने में ये टारगेट नहीं था। ये एक तो ओपन सोल्यूशन है, ऐसे तो सोल्यूशन हो ही जाएगा। किरचॉफ्स लॉ एक सोल्यूशन होता है जहाँ से 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल, कितना वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दें उतनी इक्वेशंस बना करके सोल्यूशन तो हो ही जाएंगे। बट जो है कि हमारा जो यहाँ पे तो सिमेट्री सिखाने की जरूरत लेके एग्जाम्पल उठाया था हमने, तो देखेंगे ऊपर 5 और 10 और 10 और टोटल कितने एम्पियर का करंट आया? 5 एम्पियर का। ऊपर से कितना मान लिया? आई, और नीचे से कितना चला गया? तो 5 - आई। ऊपर देखते रहेंगे लोग। अब रिवर्सिबिलिटी बोलते, क्या बोलते हैं? हमारा डायग्राम वहाँ 5 ओम था और कितना ओम था? 10 ओम। यहाँ पे कितना? 10 ओम। और अगर 5 एम्पियर का करंट इधर से आता तो इसमें कितना डालते हैं हम लोग और इसमें कितना डालते हैं? इसमें आई डालते हैं, इसमें आई डालते हैं, इसमें आई डालते हैं, इसमें आई डालते हैं, और इसमें कितना डालते हैं? 5 - आई डालते हैं। हाँ या नहीं? इसमें आई डालते हैं मतलब आई इससे निकलेगा भी, इससे आई निकलेगा भी, इससे आई बाहर की तरफ निकलेगा। हाँ या नहीं? मैं बोलना चाहता हूँ पीछे से डायग्राम देख लेंगे तो अगर हम मान लिया कि इधर से आई निकल गया, इधर से कितना निकल गया? आई निकल गया, तो अब बोलेंगे इधर से कितना आया था? 5 - आई आया था। इधर से कितना निकल गया? आई निकल गया। 5 - आई इधर से आया था, निकल गया कितना? तो कितना जा बचा इधर की तरफ? बीच वाले में कौन बताएगा? 5 - 2i। यहाँ से यहाँ की तरफ कितना जाएगा? ठीक है। ये कितने लोगों का ये समझ नहीं आया? 5 आया था, आई इधर माना, 5 - आई इधर माना। पीछे से देखोगे 10 और 5 है, तो ऐसे ही जैसा इधर था वैसे इधर है। तो जब इधर से डालने की बात आएगी तो कितना डालेंगे इधर? इसमें आई डालेंगे इधर से 5 - आई। तो निकलने की जब बात आएगी तो निकलेगा भी इधर से कितना? आई इधर से कितना? इधर से कितना? तो 5 - आई आया था और आई इधर से निकल गया, तो इधर कितना गया? 5 - 2i। 5 - 2i यहाँ पे आया और इधर से आई आया। इधर से कितना आया? इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, और नीचे से कितना आया? 5 ये बीच वाला बाहर में कितना जा रहा है? 5 - 2i। तो बाहर इससे कितना निकल जाएगा? सही हो गया गलत है? सही हो गया था। और ये तो तुम्हारा भी चाहत था ना, इधर से आई जा रहा था, उधर से क्या जाना चाहिए? 5 - आई। तो निकलना भी कितना चाहिए? तो सही सब कुछ चल रहा है। वंस मोर एक बार देख ले, काफी लोगों की यहीं पे दिक्कत आती है इसी वाले बात में। यह है क्या? तो जंक्शन नियम समझाया जा रहा है आपको। 5 एम्पियर टोटल करंट में किसी को दिक्कत नहीं है। यहाँ 7 से डिवाइड किया तो 5 एम्पियर आ गया। 5 एम्पियर आ गया तो क्या करेंगे आप? 5 एम्पियर इधर से आया, यहाँ से ऊपर से कितना चला गया? आई चला गया, तो नीचे से कितना? 5 - आई। क्लियर है क्या? अब क्या मान लिया कि इधर आई चला गया? क्यों मान लिया ऐसा आई चला गया? उधर रिवर्सिबिलिटी देख लिया, पीछे से देख लिया। पीछे से आई घुसाएंगे, ऊपर से 5 - आई घुसाएंगे, निकलेगा कितना? आई आया ना, 5 - आई। हाँ है नहीं? तो 5 - आई आया था, इधर आई चला गया, तो जंक्शन नियम लगाओगे। देख लो इधर मान ले कि आने वाला जाने वाला बराबर। इधर मान लेते कितना कुछ जेड मान लिया इसमें करंट, इसमें कितना जेड मान लिया? जेड। तो आने वाला 5 - आई था और जाने वाला कौन कौन है? जेड प्लस। इधर जो हुई है इधर जाने वाला कितना? आई इधर है, तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? काफी लोगों को ये पॉइंट समझ नहीं आता है, जिनको नहीं आता बता देंगे। माना था बेटा कि उसमें जा रहा है बीच वाले में, तो जंक्शन नियम से क्या लिखेंगे? आने वाला जंक्शन पे कौन सा है? आने वाला 5 - आई और जाने वाला तो जेड प्लस आई। आने वाला 5 - आई और जाने वाला जेड प्लस आई। तो जेड की वैल्यू कितनी? 5 ये बताया कि या तो आपको डायरेक्ट समझ में आ जाता है कि बीच में 5 - 2i जाएगा। जिनको नहीं समझ में आता उनके लिए जेड मान के समझा दिया कि वहाँ पे क्या लगा रहा हूँ? जंक्शन का नियम लगा रहा हूँ। वहाँ पे क्या लगा रहा हूँ? किसी को अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो बता देगा। वो समझाने के लिए जेड माना गया था, अब सबको समझ में आ गया। ये वैल्यू अब बताएंगे। ऐसा इतना समझने से क्या फायदा मिला? वेरिएबल कम हो गया, ये समझना था। पहले जो है या तो 2 वेरिएबल, तो एक आई और I1 मानना पड़ रहा था ना। अब कितना मानना पड़ रहा है? सिर्फ आई में एक ही वेरिएबल है, तो एक बार लूप लॉ लगाएंगे हमारा गेम खत्म हो जाएगा। एक बार लूप लॉ लगाएंगे गेम खत्म हो जाएगा। आपको समझ में आ गया यहाँ पे कितना करंट? 5 - 2i। कैसे? क्योंकि 5 - आई यहाँ पर है, क्योंकि आई उधर चला गया,
गुड तो 5 माइनस आई गुड। तो 5 माइनस 2i इधर हो जाएगा। 5 माइनस 2i समझ में आ गया साहब? कैसा? 5 माइनस 2i, 5 माइनस 2i, i इधर से आ रहा, 5 माइनस आई यहाँ से आया और I 5 माइनस i इधर से आया, इधर से i चला गया, उधर 5 माइनस तो 5 माइनस 2i ऊपर देगा। अब ऊपर देखेंगे। अब क्या करेंगे, एक बार लूप लगाने जा रहा हूँ, i की वैल्यू निकल जाएगी। ऊपर देख लेंगे, ऊपर देख लेंगे। ये जो है तो हमने जो करा है, तो अभी क्या ऐसे डायरेक्शन जा रहे हैं। 5 माइनस 2i यहाँ पे करंट है, कितना आई है? ठीक है। ये लूप लगाने जा रहा हूँ। लूप लॉ में क्या बताया था, जहाँ से चलेंगे वहीं पे लौट जाएंगे। देखो ऐसे चल रहा हूँ, यहाँ से चल रहा हूँ, यहाँ से चल के यहीं पे लौटूंगा। ऐसे ऐसे चल रहा हूँ, यहीं पे लौट रहा हूँ, यहाँ पे चल के यहीं पे लौट जा रहा हूँ। कौन सा डायरेक्शन, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज है। कौन सा डायरेक्शन है? बीच में कहीं कोई बैटरी मिला क्या? नहीं मिला। तो राइट साइड में क्या लिख देंगे? और ऐसे जा रहे हैं आप जा रहे हैं यहाँ पे, पहली बार ये मिला, आप जा रहे हैं उधर ही जा रहा है करंट क्या? तो क्या लिखूंगा? आप जा रहे हैं उधर ही जा रहा है करंट क्या? हम जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, करंट भी ऊपर ही जा रहा है। तो क्या लिखेंगे आप? 5 इंटू 5 माइनस, और यहाँ पे आप जा रहे हैं जिधर, करंट क्या कर रहा है? आगे 10 टाइम्स 5 माइनस आई प्लस 5 टाइम्स 5 माइनस 2i, एंड आप जा रहे हैं इधर, अब करंट किधर जा रहा है? ये उल्टा जा रहा है। तो माइनस इक्वल टू कितना? 0। क्लियर हो गया होगा लोगों को? फिनिश हो गया। ऊपर देखेंगे, कैंसिल कर सकते तो कैंसिल करो। 5 5 यहाँ पे 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो कितना हो गया? 10 माइनस 2i प्लस 5 माइनस 2i माइनस, तो देख लो यहाँ पे i प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है? तो 5i इक्वल टू कितना जा रहा है? 15। i की वैल्यू कितनी आ गई? देख ले इधर, अभी आंसर नहीं निकला हमारा। i की वैल्यू 3 एम्पेयर, i की वैल्यू। अब यहाँ पे वैल्यू एक्चुअली करंट का है कितना? तो 5 माइनस 2i, 5 माइनस 2 इंटू इक्वल टू कितना? -1। मतलब क्या हो गया? जो हमने नीचे से ऊपर डायरेक्शन अज्यूम कर लिया था वो डायरेक्शन गलत था। कहाँ से कहाँ होना चाहिए? बाई 2x होगा। और कितना एम्पियर का मैग्नीट्यूड? तो 1 एम्पियर का मैग्नीट्यूड। एक बार लूप लॉ लगाना पड़ेगा। पूरा प्रोसेस में क्या था, तो मल्टीपल स्टेप्स हो गए। पहला तो क्या था हमारा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, दूसरा स्टेप में टोटल करंट निकालना, और तीसरा स्टेप में करंट का डिवीजन, और चौथा में तो एक लूप में तो लूप लॉ लगा करके तो आई की वैल्यू निकालना। लूप लॉ लगा के आई की वैल्यू निकालना। किसी को कन्फ्यूजन है अभी भी बता दे? बताओ बताओ बताओ। -1 हो गया ना। -1 का मतलब हमने मान लिया था नीचे से ऊपर, बट आ गया अपने ऑटोमेटिक। किस में आ गया? ऊपर से नीचे आ गया, ऊपर से नीचे आ गया, ऊपर से नीचे की तरफ आ गया। आप एक बार एडजस्ट ना, इसी को तो अपने आप ही आप करने की कोशिश कर लें। किसी न किसी फॉर्म में इस पे, तो उनके पास अगर टाइम होगा तो इस पे क्वेश्चंस बना सकते हैं। एनसीईआरटी का एग्जांपल में दिया हुआ है। उनका सॉल्यूशन तो किरचॉफ्स लॉ से है, बट आप अल्टरनेटिव ऐसे सीख लें। वहाँ पे जो सॉल्यूशन दिया हुआ तो किरचॉफ्स नियम से है, बट अल्टरनेटिव नियम जो है। बाकी डायरेक्ट के लिए भी आंसर आगे हम बता देंगे। डायरेक्ट भी कैसे, डायरेक्ट जो है तो ऑब्जेक्टिव में बाई द वे अगर आपको आंसर डायरेक्ट करंट निकालना तो वो भी आपको ऑप्शन दे देंगे। फिलहाल आप सीख लें कैसे सीखा जाता है। ऊपर देख लेंगे लोग, क्या क्या माना था? 5 और 10 माना था क्या हमने? 5 10 10 और 5, ये कितना था? 5 था। ये कितना वोल्ट था? 35 वोल्ट था। कितना एम्पियर का करंट आ गया था? 5 एम्पियर का करंट आ गया था। ऊपर में नीचे कितना मान लिया? नीचे आई मान लिया, तो ऊपर कितना हो जाएगा? ऊपर इधर से कितना निकाल दो? आई, तो नीचे कितना जाएगा? ये 5 माइनस, समझ नहीं आया कुछ?
ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं बेटा, बोल रहा हूँ कि ऐसे भी डिवीजन कर लें। काफ़ी लोग कुछ दिक्कत आ सकती, तुमने उधर ही आई क्यों माना था, हम इधर मानूंगा, तो इसलिए डिवीजन में दिखा दिया। हाँ हाँ, कहीं भी ले सकते हैं, वो अननोन है तो कोई कहीं भी लिया। मैंने ऊपर लिया था, नीचे लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा बोल रहा हूँ कि जहाँ मर्जी वैसे ले लो तुम। ये किधर ले लिया, आई ले लिया तो ऊपर कितना हो गया 5 माइनस आई, 5 माइनस आई, तो ये 10 में कितना जाएगा आई, यहाँ आई माना तो वहाँ भी कितना, तो उधर आई चला गया तो किस बीच में कितना चला जाएगा 5 माइनस 2 आई, बाकी ऑटोमेटिकली इधर 5 माइनस आई आ जाएगा। तो ऐसा डिवाइड करके एक बार लूप लाओ, फिर से लगाएंगे तो तुम्हारा तो वैल्यू निकल के आ जाएगी। किसी को अभी कन्फ्यूजन है बता देगा। तो आगे मूव करते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट से आगे निकलते हैं। रिवर्स में तो ऐसे यूज करना, बाकी एक वैल्यू प्रैक्टिस कर लें, बाकी इनका नेक्स्ट टाइम यूटिलाइजेशन करूँगा करंट निकालने के लिए। ये कितना मतलब आर एन आर एन आर आर आर, ए और बी में कोहेरेंट रेजिस्टेंस निकालना, जल्दी कर लेगा लोग। बैलेंस है अनबैलेंस है, R plus 3 2R. and R upon N plus 3. 2R n plus 1 upon 2 plus n. यस यस, R equivalent R square plus 3 and R square 4 plus 1 R, 2n plus 1 R upon 3 plus 1. 2n plus 1 n plus 3. ये सही है यार। ये वैल्यू इतनी आ जाएगी, देख लेंगे ऊपर। यस यस, सिर्फ मल्टीप्लाई करना था, किसी को तुम सिखा सकते हो। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, इनको मल्टीप्लाई करना था आर स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे आर स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे एन इंटू आर स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2n आर स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में इनको जोड़ेंगे और इसका डबल कर लेंगे r प्लस एन आर प्लस ये जैसे तीसरी क्लास का कोई बच्चा वो भी कर लेगा ऐसा। इनको ऐसे गुना करना है, ऐसे गुना करना, डबल करना है इसमें, और फिर से क्या करना है, इनको जोड़ना है और नीचे डबल करके जोड़ देना। तो कोई भी कर सकता है काम। तो डेट लिए आर कॉमन आउट करके तो कैंसिल आउट कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये आर स्क्वायर में एक बार आर बच जाएगा, ऊपर नीचे में आर क्या हो जाएगा, मारा जाएगा, एक बार आर बच जाएगा। बचा क्या, 1 प्लस 1 यहाँ पे 1 प्लस एन प्लस 2n, और नीचे 1 प्लस एन प्लस 2, आर की वैल्यू 3n प्लस 1 अपॉन n प्लस 3, 3n प्लस 1 अपॉन n प्लस 3 इंटू आर, 3n प्लस 1 अपॉन n प्लस 3 इंटू आर। किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा। तो आगे मूव करेंगे। आप क्या करते हैं, बैटरी सेल्स के बारे में कुछ बताया गया था, जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेंगे। सेल के बारे में कुछ बताया गया था लोगों को, ये ऐसा कुछ डायग्राम्स ऐसा दिया गया था। सिंपल सा एक क्या था, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ईएमएफ ई, और लोड रेजिस्टेंस कैपिटल आर। लोड रेजिस्टेंस कितना, क्या लिखा था, करंट की वैल्यू बताओगे तुम, आई इक्वल टू ई बटे
आर प्लस कैपिटल आर, आई इक्वल टू ई बटे आर प्लस कैपिटल आर। किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा, आई इक्वल टू ई बटे आर प्लस कैपिटल आर। अगर ऐसा लिख दिया जाए, इसमें स्पेशल केस में ऐसा अगर दिखा दूं, दो केस दिखा रहा हूँ ई एंड आर, सिर्फ इतना ही दिखाऊं और सिर्फ इतना दिखाऊं, दो केस में क्या फर्क है? एक केस में ऐसा दिखा दिया, एक में ऐसा दिखा दिया। यस यस, ये क्या बोलेंगे, ये तो ओपन सर्किट कर दिया। क्या कर दिया? एक ओपन सर्किट कर दिया और एक कितना कर दिया गया? शॉर्ट सर्किट कर दिया गया। क्या कर दिया गया? शॉर्ट सर्किट कर दिया गया। आई इजिकल टू ई बटे आर प्लस आर, आई इजिकल टू ई बटे आर प्लस आर। ओपन सर्किट में कहाँ करंट होगा? तब तो आदमी रहता नहीं, जिंदा कहाँ रहता? ओपन सर्किट में करंट होता तो आदमी कैसे रहता फिर? हाँ, फिर कोरोना वायरस की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, वो मारने के लिए आता ना, तो करंट ही मार देता है सबको फिर तो। आई इक्वल टू ई बटे आर प्लस आर। मैं बोल रहा ऐसे दो एनालिसिस कर लेंगे, एक ओपन कर दिया, लोड रेसिस्टेंस नहीं है, ओपन सर्किट इसको क्या बोलते हैं? ओपन सर्किट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? समझ आ गया वो लोगों को? एक बार ओपन सर्किट और एक बार ये शॉर्ट सर्किट। ऐसा डिजाइनिंग होती है और ये हमने बता दिया था, इतना तक बता दिया था। इसका सीरीज कम्बिनेशन भी कर लिया था। कितना करंट हुआ था? एन लोग होंगे तो क्या बता दिया था? ये एन लोग होंगे, एन लोग होंगे, एन लोग होंगे, ऐसा बता दिया था। ये यहाँ तक बता दिया गया था लोगों को। ये कितने लोग हैं? ई कितने लोग हैं? एन लोग हैं, सबका आर है। लोड रेजिस्टेंस कितना करंट बता दिया था? एन अपॉन। इन सभी पे जस्ट मैं बोलना चाहता हूँ कि एक क्वेश्चंस आते हैं, ये लोड रेजिस्टेंस आर प्लस एन आर कर लिया, एन आर प्लस आर। मैं बोल रहा हूँ इन सभी वैल्यूज को देकर के एक क्वेश्चंस रहते हैं, तो इंश्योर करेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस तरह से करंट और वोल्टेज 5 इन्फॉर्मेशन बताया था, क्या क्या बताया था कि यहाँ से क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। जैसे न्यूटन ने बताया था फंटा मतलब नेट फोर्स निकालो या सोल्यूशन निकालो, नॉर्मल टेंशन है सोल्यूशन बताया था ना। वैसे यहाँ पे क्या बताया था? या तो क्या पूछे जाएंगे, सुन लोगे, या तो करंट पूछा जाएगा, ब्रांच में करंट पूछा जाएगा, अमीटर की रीडिंग पूछी जाएगी। करंट की चर्चा ऐसी हो गई। या तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग निकालो, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग निकालो, आमीटर की रीडिंग निकालो। ये सब क्या आपको मांग रहे हैं? गैल्वेनोमीटर की रीडिंग मानना, आमीटर की रीडिंग मांगना, ये सब क्या मांग रहे हैं? करंट मांग रहे हैं। या डायरेक्ट करंट बता दो यहाँ पे, इस रेजिस्टर में कितना लोड में कितना करंट जा रहा है। समझ एक बात नहीं है? देखा है कोई टेस्टर लेकर आता है, जो इलेक्ट्रिशियन होता है क्या करता है? इसमें जो है यहाँ छेद में हाथ डालता है या क्या करता है? वो टेस्टर डालता है, तो वो दे चेकआउट करता है कि उसमें करंट जा रहा नहीं जा रहा। समझ आई बात नहीं आई? मतलब तुम मतलब ये चैप्टर में जो है ना कि सबसे ज्यादा एक मतलब क्या उसको बोलते हैं, अगर किसी को फील लेना है तो सबसे जल्दी इसमें आ सकता है। किसी को फील करना तो ये चैप्टर में मतलब फील करवाया जा सकता है। साउंड में काफी लोगों को फील नहीं आता है, हीट में फील नहीं आता, मतलब महसूस नहीं होता कि क्या हीट वीट पढ़ा रहा है। बट करंट में तो एकदम ओपनली आप क्या ले सकते हैं, तो करंट का आनंद ले सकते हैं कभी भी, अब मिलता भी है उसमें। सी ऊपर देखेंगे। मैं बोलना चाहता हूं कि 5 जगहों से क्वेश्चंस आते हैं। एक तो क्या बता दिया? करंट की वैल्यू के लिए। तो करंट की वैल्यू का मतलब होता है, करंट की वैल्यू में तो अमीटर की रीडिंग, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग। समझ आ गया होगा लोगों को? या दूसरा वोल्टमीटर की रीडिंग, पोटेंशियोमीटर की रीडिंग, वोल्टमीटर की रीडिंग, पोटेंशियोमीटर की रीडिंग। या वी ए माइनस वी बी निकालो, वी ए माइनस वी बी निकालो, 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। या बी का 0 है तो ए का निकालो। ये करंट पे क्वेश्चन होते हैं, कहाँ पे होते हैं? अब बाकी तुम्हें तक मीटर ब्रिज से क्या निकालते हैं हम लोग? रेसिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं। तो एक रेसिस्टेंस निकालने के लिए होता है, या बाकी जो अभी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंसेस निकाल रहे हैं, तो वो क्वेश्चंस होते हैं। समझ आई बात नहीं आई? बाकी अलग से 2-3 नाम होता है। क्या था? एक तो गैल्वेनोमीटर सुन लिया होगा, और गैल्वेनोमीटर से ही क्या बना देते हैं? आमीटर। आप गैल्वेनोमीटर से क्या बना देते हैं? वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर से आमीटर बनाते हैं, गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर। समझ आई बात नहीं? गैल्वेनोमीटर से आमीटर, गैल्वेनोमीटर से। और एक आइडियल केस में तो हम पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं वोल्टेज मेजर करने के लिए। क्या मेजर करने के लिए? वोल्टेज मेजर करने के अलग से। तो क्या पोटेंशियल मेजर के लिए पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं?
कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है साहब, एक जगह पे बताएंगे, ये हमें याद रखना होता है। चुप रहेंगे, बाकी लोग इनको बोलने देंगे। सर गैल्वेनोमीटर से एमीटर बना देंगे। ये नहीं, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है। पहला पॉइंट बताया करंट निकालने के, वोल्टेज निकालना। नहीं ऐसे नहीं बोलना है करंट निकालने के। या तो फोटो दिए रहते हैं, इस रेसिस्टेंस में कितना करंट का पास कर रहा, आई लिख लेगा, आई की वैल्यू निकालो। या अमीटर यहाँ पे लगाया रहता है, अमीटर की रीडिंग निकालो। या गैल्वेनोमीटर लगाया रहता है, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग निकालो। तो ये पूछे जाते हैं। तो ये हमें ध्यान होना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, वो हमें पास पॉइंट होता है। कितना पढ़ रहे हैं कोई मैटर है नहीं करता। ये बता दिया सीधा सीधा कि ये ज्ञान का गंगा नहीं है। किसका गंगा है? एग्जाम का गंगा है। एग्जाम में क्या आता है उससे हम तो इंश्योर करें, बाकी ज्ञान का कोई कीमत नहीं होती है। हो सकता है बहुत ज्ञानी आदमी हो, बट उसका जो है तो नीट में नहीं आया, सिलेक्शन नहीं आया, नंबर नहीं आया, टॉप रैंक में नहीं आया। और जो कम ज्ञानी हो क्या हो सकता है? और सुना होगा ना कि मतलब बहुत सारे कप्तान हुए इंडिया में जो कि वर्ल्ड कप जिता नहीं पाए। और जब धोनी पहली बार आया था तो उसको बोला कि माना गया था वो बैट्समैन है ही नहीं। उसने क्या करा, 2 बार वर्ल्ड कप जिता के चला गया। कुछ समझ नहीं आई बात। जब धोनी पहली बार इंडिया टीम में आया था तो माना गया था कि वो बैट्समैन नहीं है, वो जैसे आड़े तिरछे खेल लेता है। एक डिफिनेशन होता है ना बैट्समैन का, डिफिनेशन है कि बैट्समैन ऐसा होता है। हाँ, टेक्निकली बैट्समैन होता है। एक बैटर का लेवल होता है, एक बॉलर का लेवल होता है, उसमें कोई लेवल ही नहीं था। ऑर्थोडॉक्स खेलता था वो। क्या खेलता था? ऑर्थोडॉक्स। उसको बैट्समैन माना ही नहीं जाता था। जबकि तुमने सुना होगा कि बैट्समैन माना जाता तेंदुलकर को, हाँ विराट कोहली को। लेकिन ये लोग वर्ल्ड कप जिता नहीं पाए। वर्ल्ड कप में तो जिताने वाले टीम के ये हिस्सा थे, कप्तान नहीं थे। समझ आई बात नहीं? तो दोनों अलग अलग चीज़ होती है, एक जिताना और एक क्या करना, खेलना, बैट्समैन बनना। तो वैसे ही बोला जा रहा है कि ज्ञान प्राप्त करना अलग चीज़ है और नीट में तो टॉप रैंक में आना अलग बात है। तुमने देखा काफ़ी बार, तुमने सुना कि जो बोर्ड के एग्जाम में जो टॉप करते हैं, नीट के एग्जाम में वही टॉपर रेयर केस में आता है। समझ आई बात नहीं आई? जो नीट के एग्जाम में टॉप कर जाता है, तुमने उसकी हिस्ट्री पढ़ोगे पता चलेगा उसकी 10वीं में अच्छे रैंक नहीं थे, उसके अच्छे नंबर नहीं थे, नॉर्मल नंबर थे। 80% 10वीं में लाया था। 80% तुम्हें पता होगा आजकल बैक बेंचर को आता है। लेकिन नीट में उसे जाकर क्या कर गया, 720 नंबर आ गए उसका अचानक। तुम खुद ही देख सकते हो हिस्ट्री उसकी। और जिसके लेकिन 10वीं में 100% नंबर आए हैं, 12वीं में कितने आए हैं? 100% नंबर आए हैं, लेकिन क्या हुआ, नीट में उसकी स्कोर अच्छी नहीं आ रही है। तो दोनों क्या है, डिफरेंट चीज़ें। तो भाई आपको बोला रहा कि हमें कहाँ पे तो पॉइंट आउट करना है कि एग्जाम में क्या आते हैं। हमारा यही मेरे क्लोजेस्ट टारगेट हमारा ये होना चाहिए कि एग्जाम में हम कैसे इंटर करेंगे। हमारे ये जो लेकिन नीट में जो 7 मई को कैसे तो मैक्सिमाइज हम कैसे करें 720 में से। तो उसके लिए हमें जो है तो पॉइंट हमें पता होना चाहिए कहाँ से वो पूछे जाते हैं। ये तो इंश्योर होना चाहिए ना कि हमें ये पूछेंगे वो। ऐसे नहीं वहाँ पूरा पढ़ने के बाद जो है कि आप डिसाइड किए कि हाँ अब ये लगता है ऐसा पूछ रहा हो। हमें वेल डिसाइड होना चाहिए कि अगर करंट का क्वेश्चन है तो करंट, वोल्टेज और रेसिस्टेंस, या फिर क्या करेंगे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग, आमीटर, वोल्टमीटर, इनकी रीडिंग ही पूछते हैं, या किसी इनमें से कोई इन्हीं बॉक्स में से कुछ होना वहाँ पे, इन बॉक्सेस में से कुछ डालना उनको। अगर हमें न्यूटन का क्वेश्चन है तो यही पूछना, नेट फोर्स पूछें या एक्सेलरेशन पूछें, टेंशन पूछें, नॉर्मल पूछें, या स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग पूछें, या ए और बी के ने क्या लगाया तो ये पूछें, या मशीन की रीडिंग निकालें। तो हमें पता होना चाहिए कि इनमें से कोई बॉक्स में पूछेंगे। तो ये मैं बोलना चाहता हूँ कि ये डायग्राम तुम्हें याद हो गया। और क्या है, एन बैटरीज हैं सारे राइट कॉम्बिनेशन में, तो ऐसा हो गया। और इसमें बच्चे को बताएगा क्या, अगर एक्स रॉन्ग में मार दें, एक्स कितने में किस में है, और वैल्यू डालेंगे तो इस पर वेरियस टाइम्स क्वेश्चन आए हैं, वेरियस टाइम्स क्वेश्चन आए रॉन्ग पे, या फिर जो है कि 2 लोग राइट में हैं या 2 क्या है बैटरीज, तो कौन सा कॉम्बिनेशन, तो डेटली 2 बैटरीज राइट कॉम्बिनेशन में है, 2 बैटरी आपस में क्या है रॉन्ग कॉम्बिनेशन में है, या फिर जो है हमारे। तो ऐसा कर लिया था कि ये वाला तो एक मिक्स ग्रुपिंग का केस शायद बच्चा वो देख लेंगे। ये पैरेलल में भी हमने कर लिया था कि बहुत सारे लोग पैरेलल में होंगे तो क्या बताया गया था, अगर ई और ये सब लोग हैं, ये अगर पैरेलल में नहीं लिखा तो लिख लेंगे पहले मिक्स ग्रुपिंग में जाने से पहले। शायद ये बैटरी का कॉम्बिनेशन में ये वाला पार्ट छूटा हुआ है, जल्दी से पूरा कर लें। जब उसके बाद हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स पे जा रहे हैं, ये देख लेंगे क्या, तो n बैटरीज हैं, बीच में कितने बैटरीज हैं, n बैटरीज हैं,
ए एंड बी, एन बैटरी पैरेलल में भी कर लिया। वो वाला केस नहीं करवाया सर, जब n पैरेलल और n सीरीज में होता है। ये पैरेलल वाला कर लिया सभी का ई, सभी का ई, सभी का आर, लोड से कनेक्ट कर दें। ऊपर देख लेंगे ए और बी में पोटेंशियल डिफरेंस कितना बताएंगे। ए और बी में पोटेंशियल डिफरेंस ई हो जाएगा, ई और ई का सबका कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर बाई आर प्लस है, आर बाई एन, कैपिटल आर प्लस स्मॉल r by n, आई इजिकल टू कितना, e by r plus ये क्या बोलते हैं, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ बैटरीज। सभी ई में ई हैं तो उसके लिए तो ई बटे आर प्लस आर बाई एन। किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा। लोड के थ्रू करंट लिख दिया गया, लोड के थ्रू करंट लिख दिया गया, आई इक्वल टू ई बटे कैपिटल आर प्लस आर बाई एन। टॉपिक को बढ़ाएंगे। काफ़ी लोग को करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा दिया गया। हम लोग ऑलमोस्ट जो है 50% करंट इलेक्ट्रिसिटी का डन कर चुके हैं, लेकिन काफ़ी लोग स्टार्ट ही नहीं करें। अभी क्वेश्चन घर पे बनाना स्टार्ट ही नहीं करा उन्होंने, किताब खोला ही नहीं है। वो कहाँ फंसे हुए हैं, कुछ लोग तो वेक्टर में ही फंसे हुए हैं, उनका ग्रोथ हो ही नहीं रहा। अपने आप को आगे ले जाएं, जो वेक्टर से निकल करके तो आगे बढ़े हैं। ये ऐसा नहीं कुछ लोग वहीं पे तो न्यूटन में कुछ फंसे हैं, कुछ कहाँ पे एनर्जी वर्क पावर एनर्जी में फंसे हैं। मैं किस सबके बारे में नहीं जानता कौन कहाँ फंसा हुआ। ऊपर उठना पड़ता है। मतलब तुमने ऐसे ये सब कहावत सुनी होगा ना कि दूसरे किनारे पे पहुंचने के लिए एक को छोड़ना पड़ता है। अगर पहले इंड पे चिपके रहोगे तो दूसरी जगह पे पहुंच नहीं सकते। तो वैसे हमें ट्रांजिस्टर तक पहुंचने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, वेक्टर से क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। एनर्जी के कंजर्वेशन से आगे निकलना पड़ेगा, सर्कुलर मोशन से निकलना पड़ेगा। समझ आई बात नहीं है। काफ़ी लोग को तो पढ़ लिया, अगर रोटेशन तक आपने पढ़ा तो समझ में तो आ गया होगा मोस्टली लोगों को। इक्के दुक्के जो नहीं पढ़ रहे हैं तो उनका बात छोड़ दें, बाकी मोस्टली लोगों को समझ में तो आ गया होगा। समझने का मतलब ये नहीं होता कि हम चिपके रहें, क्योंकि जो आपको क्लास नोट्स में लिखा देगा एक भी चीज़ बाहर नहीं आएगा। आगे जो बीच में रिवीजन क्लासेज या फिर जो भी क्या होंगे हमारे, बताया कि रिवीजन क्लास से जो पढ़ाया था वो तो सीधा वहीं पे आ ही जाता, तो उसका तो कोई टेंशन ही नहीं है। जो 5 घंटे में पढ़ा दिया जाता तो उसी से तो कोई बाहर आता ही नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें अब करंट पढ़ाया जा रहा है तो करंट का भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये पढ़ाना क्या हो जाएगा, तो वेस्टेज में चला जाएगा। फिर से आप जो है कि जब हम क्या पढ़ाना शुरू करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ाना शुरू करेंगे तो आप करंट का क्वेश्चन करना करेंगे। बता दिए, जबकि बता दें पैरेलल चलाना होता है, जैसे भी निकाल करके क्वेश्चन जो है तो बैठ करके पैरेलल में आगे मूव करना पड़ता है। तो वेक्टर से तो अपने आप को ऊपर उठाएंगे। काफ़ी लोग उसमें फंसे हुए हैं, मैं जानता नहीं हूँ कौन फंसा हुआ, बट डेफिनेटली कुछ लोग वहीं पे फंसे हुए हैं। कुछ लोग मोशन में, प्रोजेक्टाइल मोशन में फंसे हुए हैं, r tan थीटा इक्वल टू 4h में ही फंसे हुए हैं। तो भाई क्या बोला गया, E एंड R, क्या हमारे पास सभी के E एंड R, सभी बैटरीज क्या आइडेंटिकल हैं। एक रो का बताओगे कितना ये EMF होगा, n लोग हैं, n ई, और इंटरनल रेजिस्टेंस NR। अब दूसरा रो भी ऐसे ही लगा दिया तो उनका उसका इंडिविजुअल भी n ही होगा और NR होगा, और इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो भी क्या होगा हमारा, तो जो EMF होगा A और B में वो तो कितना होगा, n ही होगा। पैरेलल में तुम्हें याद हो गया होगा, ओम्स लॉ से स्टार्ट किया था, I1 R1 इक्वल टू I2 R2 B के बराबर ही होगा। तो बोला जा रहा है कि अभी भी जो लेफ्ट एंड राइट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, n ही होगा। लेफ्ट एंड राइट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, n ही होगा। किसी को कंफ्यूजन, ये ऐसे ऐसे बोला गया, कितना होगा A एंड B में, हर एक रो का कितना, हर एक रो का n ही,
हर एक रो का इंडिविजुअली एन ई, तो ओवरऑल ए और बी में कितना, ओवरऑल ए एंड बी में भी एन ई हो जाएगा, ओवरऑल ए एंड बी में भी कितना आ जाएगा, एन ई आ जाएगा। खत्म ये बात। ए और बी में मैं बोलना चाहता हूँ इधर इधर पोटेंशियल डिफरेंस एन बैटरी जो हो, और ये ऐसे कितने, तो 1 2 उसके बाद बीच में और हैं, तो टोटल कितने हैं, एम रोज लिया। क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं कि एक रो में बैटरी की संख्या, एक रो में बैटरी की संख्या 1 2 3 ऐसे एन, और ऐसे ऐसे रो कितने हैं, 1 2 3 ऐसे एन, एम लोग हैं। कितने लोग हैं, एम रोज है। एक रो में बैटरी की संख्या एन और रो की संख्या एम, रो की संख्या एम। समझ आ गया होगा लोगों को। और लोड रेसिस्टेंस कितना, कैपिटल आर। लोड रेसिस्टेंस कितना, तो ए और बी में, ए और बी में, ए और बी में नेट ईएमएफ कितना, पहला पॉइंट ये बता, नेट ईएमएफ निकालो। ईच रो का रेसिस्टेंस कितना, ईच रो का एनआर, सभी रोज पैरेलल में, और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। तो अब क्या करें, दोनों में कुछ रिलेशन बन सकता है। तो लोड से करंट लिखना होगा तो ऐसे लिख देंगे, लोड से करंट लिखना होगा तो ऐसे लिख देंगे। आई इक्वल टू एन ई बटे एन आर बाई एम प्लस कैपिटल आर। करंट थ्रू द लोड रेसिस्टेंस, कितने लोग घुस चुके हैं ऑलरेडी, आई एन एम, आई ले लिया, एन ले लिया, नंबर ऑफ बैटरी इन रो, नंबर ऑफ रोज, इंटरनल रेसिस्टेंस, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, ईएमएफ। कितने लोग हैं, 5 या 6, 5 दिख रहे हैं, 6 दिख रहे हैं, 6 दिख रहे हैं। तो 6 लोगों में तो 5 लोगों को इन्फॉर्म करने में तो लंबाई क्वेश्चंस की हो जाएगी। 5 वैल्यू जो निकाल करके रख देंगे तो आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन में देंगे कि इतने बैटरी एक रो में, इतने रो की संख्या है, इतने इंटरनल रेजिस्टेंस हर एक बैटरी का, हर एक का ईएमएफ इतनी है, लोड रेजिस्टेंस हर एक इतना है, तो करंट थ्रू लोड रेजिस्टेंस या करंट थ्रू लोड रेजिस्टेंस इतना, तो ये वैल्यू एक को ही छोड़ देंगे तो उसकी वैल्यू निकालना। एक बात तो ये हो गई। किसी को कन्फ्यूजन बताएगा, आई इक्वल टू एन ई बाई एन आर बाई एम प्लस कैपिटल आर। अब क्या करना, दूसरा पार्ट होता है, क्या बताया, कौन बताया क्या होता है इसमें टॉपिक, दूसरा टॉपिक एक जनरल नॉलेज के लिए इक्वेशन बनाना होता है। क्या करना होता है, तो बच्चा जानता है कि अगर टोटल नंबर ऑफ बैटरी की बोलते तो कितना बन जाएगा ये, टोटल नंबर ऑफ बैटरीज विल बी एम इंटू एन, टोटल नंबर ऑफ बैटरीज विल बी एम इंटू एन, एम इंटू एन। अगर आपसे बोला जाए एक बारात में कितने लोग हैं, 100 लोग हैं और 5 बारात आई है, अर्जुन भी बारात लेके आया और 5 लोग थे ना वो लोग, द्रौपदी को लिए बारात 5 लोग लेके आए हैं, हर एक बारात में कितने लोग हैं, तो टोटल आदमी कितने आए, समझ आ गया होगा। तो वैसे बोले एक बारात में कितने हैं, एन, और कितने लोग लेके आए हैं, एम लोग लेके आए हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, एम इंटू एन। कितने लोग होगा, समझ आएगा। टोटल नंबर ऑफ बैटरी पूछेगा तो एम इंटू एन, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने लगाना पड़ेगा, नंबर ऑफ बैटरी के एलिमेंट कितने लेने पड़े, एम इंटू एन। क्लियर हो गया लोगों को। एक एम और एन में ऐसे एक रिलेशन हो, टोटल नंबर ऑफ बैटरी बोलते हैं। तो अब अगला टॉपिक इसमें क्या होता है, कौन बताएगा, गुड, मैक्सिमाइजेशन बोलते हैं, करंट को मैक्सिमाइज करना। क्या बोलते हैं, करंट को मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमम मिनिमम की बात होती है तो बोलते हैं मैक्सिमम मिनिमम के लिए याद होगा लोगों को कि दोनों बराबर बराबर होते हैं। ये दोनों वैल्यूज कितने होंगे, जब बराबर होंगे तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, वैल्यू क्या हो जाएगी, समझ आ गया होगा लोगों को। मैक्सिमा मिनिमा का प्रिंसिपल होता है, याद होगा, 2-3 जगहों पे यूज हो चुका है। कोई बताएगा कहाँ कहाँ पे यूज हो चुका है ऑलरेडी, पोटेंशियल एनर्जी 1D में, अब टोटल एंगल 90 डिग्री था, बराबर बराबर 45 पे क्या होता था, रेंज की वैल्यू मैक्सिमम होती थी। या फिर आपको बताया गया था कि
मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम इलोंगेशन पे दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो ये मैक्सिमम मिनिमा का प्रिंसिपल होता है। मैक्सिमम मिनिमा का प्रिंसिपल होता है कि क्या होंगे वो मैक्सिमम या मिनिमम तभी एग्जिस्ट करेगा जब दोनों क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे। मैथमेटिकल मेथड से प्रूव किया जा सकता है, बट उसमें मैं जानना नहीं चाहूँगा। मैं बोलूँगा मैक्सिमम के लिए क्या होगा, ये आई मैक्स के लिए क्या होगा हमारा एन आर बाई एम, और ये क्या होगा एन आर बाई एम को क्या बोलते हैं, टी आई आर टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये कैपिटल आर को क्या बोलते हैं, दोनों क्या होगा हमारा मैक्सिमम करंट के लिए टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर होता है कौन सा कंडीशन लिखा हुआ, तो टी आई आर इजिकल टू टी आर टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इजिकल टू टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। आगे चल के इसको ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। टी आई आर को क्या बोलते हैं, दोनों जगहों से कहीं एक जगह पे क्वेश्चन आएगा ही ऐसा। टी आई आर डेफिनेटली यहाँ से काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी होती है इस पर क्वेश्चन पूछने, क्योंकि दो जगहों पर और यूज होने वाला है। टी आई आर इजिकल टू टी ई आर दो जगहों पर और यूज होने वाला है मैक्सिमम करंट के लिए। तो मैक्सिमम करंट के लिए क्या कंडीशन हो गया, मैं बोलना चाहता हूँ जब तक मैक्सिमम नहीं लिखागा तो ये यूज नहीं करोगे, जब सवाल में क्या लिखा हुआ होगा तभी ये यूज करोगे आगे का कंडीशन। करंट नहीं लिखा होगा तो यहाँ तक यूज करेंगे आप, मैक्सिमम जब बात होगी तभी आगे फर्दर यूज करेंगे। एन आर बाई एम इजिकल टू कितना कैपिटल आर इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर कर दिया, तो करंट की वैल्यू कितना डाल देंगे आप, आई इजिकल टू एन ई बाई एन आर बाई एम, एन आर बाई एम और कैपिटल आर। एन आर बाई एम को क्या ले लेंगे आर एंड मैक्सिमम के लिए, तो आई मैक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई मैक्स जब बोलेंगे तभी इस्तेमाल करेंगे, आई मैक्स जब वो बोलेंगे तभी ये इस्तेमाल करेंगे। या और क्या लिख सकते हैं आई मैक्स की वैल्यू एन ई बाई टू कैपिटल आर की वैल्यू, कैपिटल आर की वैल्यू कितना एन आर बाई एम भी लिख सकते हैं। एन हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, अब बोलोगे मैक्सिमम करंट की दो वैल्यूज तुमने बता दिया, अब किसका इस्तेमाल करूंगा, तो क्या आंसर देंगे इसका, गिवन दो होगा मतलब क्या गिवन, रो में बैटरी की जनसंख्या गिवन होगी तो ये यूज करेंगे, और रो की जनसंख्या गिवन होगी तो अब ये वाला यूज कर लेंगे। ऑटोमेटिक रो की जनसंख्या देंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी देंगे, वो समझ आ गया वो लोगों को, तो ऐसे दोनों का इस्तेमाल करेंगे। आई मैक्स इक्वल टू एन ई बाई टू आर, पूरी बात याद हो गई। ये कब इस्तेमाल होगा, टोटल एक इक्वेशन क्या बना था, टोटल नंबर ऑफ बैटरी मैक्सिमम यूज होना है या सभी केस में यूज होना, टोटल नंबर ऑफ बैटरी सभी केस में यूज होना, मैक्सिमम हो या मिनिमम हो या फिर आई निकालना, हर एक केस में यूज होगा। टोटल नंबर ऑफ बैटरी पे कोई लिमिटेशन नहीं कि, तो किस पे लिमिटेशन है, इस पे भी कोई लिमिटेशन नहीं, एन ई बाई एन आर बाई एम प्लस, इसके बाद जो लगाएंगे उस पर लिमिटेशन है, आई मैक्स पे लिमिटेशन है। आई मैक्स कब होता है, जब दोनों बराबर होंगे, ये दोनों जब क्या होंगे बराबर होंगे। जब ये इतना लिखा था ना वहां भी कुछ पूछ सकते हैं, जब हमने ये लिखा था ई एंड आर, यहां भी जब लिखा था जब सिर्फ आई लिखा था, या क्या लिखा था आई की वैल्यू, यहां भी पूछ दिया मैक्सिमम करंट बताओ तो क्या करोगे, मैक्सिमम करंट का कंडीशन, तो आई मैक्स विल बी, यहां भी पूछ सकते हैं। कितना टीपीडी बता पाएंगे, ये चाहिए तो क्लियर हो गया वो लोगों की मैक्स वाली वैल्यू, ये वाला वैल्यू क्लियर हो गया लोगों को। यही आज उठाया था, इस टॉपिक को रिपीट करने का कारण यही था। बाकी ये वाला जनरल नॉलेज सबको क्लियर हो गया होगा। ये टीपीडी कितना लिख पाएगा कोई, ये मैक्स करंट लिख दिएगा, टीपीडी को लिख पाएगा कितना, B इक्वल टू E माइनस आई आर गुड, और वन मोर इज
E plus IR को V इजिकल टू टर्मिनल पोटेंशियल आई आर भी लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? आई आर। पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आई आर भी लिख सकते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आई आर, आई की वैल्यू कितना? वही ये क्वेश्चन डेली मैं लिख रहा हूँ, आई इजिकल टू ई बटे आर वी बटे आर। इतना ही एक ही लाइन बोला था कि मैं इतना ही सिर्फ पढ़ाता रहूँ। वी इजिकल टू आई इजिकल टू वी बाई आर इजिकल टू वी बाई आई। एक ग्राफ बना लेंगे वी एंड आई के, वी एंड आर के बीच में, वी एंड आर के बीच में ग्राफ बना लेंगे। ये वजह काफ़ी लोग तो इसमें भी तो परेशान होते हैं। ये पूरा जो है ये बता दिया था, ये क्वेश्चन से कम जो है तो लाइक 30 सालों में तो कम से कम 10 बार पूछा हुआ। ये इतना ही डायग्राम बस। एक EMF की ई का बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, लोड रेजिस्टेंस कैपिटल आर। समझ आई बात नहीं है? इसी पे वेरियस इन्फॉर्म 4 ही लोग इन्वॉल्व हुए ना। कौन कौन इन्वॉल्व हुआ? स्मॉलर, कैपिटल आर, आई, ई, TPD 5 लोग होगा। समझ आइए 5 लोगों में तो वेरियस टाइम्स या इसी का रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, या चार्जिंग डिस्चार्जिंग करके तो वेरियस टाइम्स पूछे हुए। एक डायग्राम अगर आप याद रख लेते हैं, जब अगर आपने पढ़ लिया होगा ना कि जब जो मैकेनिक्स पढ़ लिया तो उसमें आपको ये बता दिया था कि एक फोर्स तुम समझ जाते हो ग्रेविटी को, तो तुम इन्फिनाइट बन जाते हो। सिर्फ mg को समझ लेते हो। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा, आधे जगह पे बस हमें mgh लिखने आता है, उसी से आंसर निकल जाता। बहुत अधिक से प्लस माइनस कर देते कि x स्क्वायर टू 1 कर लेते। अदरवाइज mg से काफ़ी जगह पे तो mgh ही लिखने से हमारा तो काम चलता रहता। तो वैसे बोल रहा हूँ सिर्फ v इजिकल टू आई इजिकल टू वी बाई आर है, या r इजिकल टू वी बटे आई कर लिया तुमने और रेशियो और एडिशन सब्ट्रैक्शन करना सीख लिया। तो बोला जा रहा है कि v एंड r का ग्राफ खींचें, तो r अगर 0 कर दोगे तो कितना हो जाएगा? ये r 0 कर देंगे v 0 हो जाएगा, r 0। और अब देखोगे इन्फिनाइट कर दिया, क्या कर दिया? इन्फिनाइट कर दिया, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर इन्फिनाइट कर देंगे तो कौन बताएगा v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? v किसके इक्वल हो जाएगी बेटा? e के इक्वल हो जाएगी। कुछ समझ नहीं आया? कैसे ग्राफ बनाएगा? लोड रेसिस्टेंस 0, तो TPD की वैल्यू कितनी? ये 0 तो कितना 0, ये इस लाइन पे ये आर कैपिटल आर की वैल्यू यहाँ पे कितना है? 0। तो कैपिटल आर की वैल्यू यहाँ पे 0, तो v की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ पे v की वैल्यू 0 होगी। जैसे जैसे क्या बढ़ाएंगे? r की वैल्यू बढ़ाएंगे। r की वैल्यू कहाँ कर दिया? इन्फिनिटी कर दिया। इन्फिनिटी कर देने का मतलब क्या होता है? ये r की वैल्यू इन्फिनिटी कर दिया तो ओपन सर्किट हो गया। तो ओपन सर्किट में कितना निकाल लिखाया था TPD? ओपन सर्किट में E लिखाया था। ओपन सर्किट में TPD कितना लिखवाया था? और डिस्चार्जिंग में और चार्जिंग में? जिनको ग्राफ नहीं समझ में आया बोल देगा, काफ़ी लोग का भी समझ नहीं आया। आर अगर इन्फिनाइट कर दोगे, मतलब आर इन्फिनाइट मतलब ओपन सर्किट को कहते हैं। ओपन सर्किट को कहते हैं तो क्या हो जाएगा? ये ओपन सर्किट को कहते हैं तो क्या बोलेंगे? खोल दिया। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोल देगा। ओपन सर्किट ग्राफ में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बाकी इसके अलावा जो जस्ट ध्यान से देखेंगे, एक 720 का प्रोग्राम है। क्या हमारा 720 मार्क्स का प्रोग्राम है। तो आपसे बोला जा रहा है कि जो आप पढ़ रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं आप पढ़ते रहिए। जो हमारा प्रोग्राम होगा तो अलग से वो आएंगे, पूरा टीम ही अलग आएगी और आपको कुछ दिन की ट्रेनिंग देगी और हमारा जो है कि वो सक्सेस स्टेप होगा। ये ऑलरेडी पहले भी काफ़ी जो क्लोज हम लोग पहुँच चुके हैं। हम लोग ऐसे ही प्रोग्राम करे थे 2019 में जब ऑफलाइन का लास्ट एग्ज़ाम हुआ। 2020 से तो ऑनलाइन हो गए, लाइक कोविड आ गया था ना। जो लॉकडाउन के पहले वाले एग्ज़ाम आए थे, जो क्या नाम लिखा हुआ है, हाँ, अर्बाची सिंधु। उस साल जो हाईएस्ट मार्क्स है 695 थे, इनके 665 थे। तो 30 नंबर का डिफरेंस था, कोई ज़्यादा अंतर नहीं था। तो हम लोग ने अलग से प्रोग्राम करा था। वो आप जो पढ़ रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। वो अलग से ही प्रोग्राम होगा कुछ पार्टिकुलर डेज का, और उसी में हम जो है तो आपको क्या करेंगे तो ट्रेनिंग देंगे, और वही हमारा वो होता है। आप जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं वैसे आप पढ़ते रहिए, उसमें हमें कोई इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। वो भी एक ज़रूरी तो ज्ञान प्राप्त करने का तरीका होता। अदरवाइज भी उस प्रोग्राम का आप डायरेक्ट बेनिफिट नहीं ले सकते हैं।
वो प्रोग्राम में आपको ये चीज़ें नहीं सिखाई जाएगी कि ये ऐसा ऐसा होता। उसमें डायरेक्ट आपके सामने एक साथ ही तो 10 डायग्राम्स आएंगे और उसको 10 सेकंड में आंसर करना होगा, और वो कैसे किया जाता है वो सिखाया जाएगा। या उसमें जो है तक केमिस्ट्री के तो उसमें एक ही साथ 5 गो टीचर रहेंगे, जो भी 10 लोग जो 20 लोगों का सिलेक्शन होगा तो उनको बैठा करके 10 टीचर एक साथ रहेंगे खड़े, और वो आपको समझाएंगे एक साथ ही। तो ऐसा ये वाला प्रोग्राम से वो अलग होता है। समझ आई बात नहीं है? जिनको ऐसा लग रहा है ना कि 720 ऐसे बोल रहा, हवाबाजी कर रहा, तो ऐसा उसका कोई मीनिंग नहीं है। वो बता दिया कि आपको पहले ही बोला था कि आप जैसे पढ़ रहे पढ़ते रहिए, उससे हमें कोई मतलब नहीं। आपका एक पढ़ने का तरीका होता है, आप पढ़ते रहिए, उसमें हमें कहाँ पे ट्विस्ट लाना है, किस स्टेज पे लाना है, तो वो हम कर लेंगे। वो 720 नंबर का जो प्रोग्राम है तो हम आप पे डिपेंडेंट नहीं है। वो क्या होगा, बाहर से आपके अंदर चिप डाली जाएगी, वो उसमें आप आगे इम्प्रूवमेंट कैसे करते हैं, और वहाँ पे वो डालने के लिए तो ज़रूरी है कि ये चीज़ें आपको पहले से आनी चाहिए। उसमें इंडिविजुअली एक टॉपिक मिक्स कॉम्बिनेशन या ग्रुपिंग या सिलेबस पूरा करने वाली बात है नहीं होगी। क्लियर बात हो रही है? कुछ सिलेबस पूरा जो है तो हमने मतलब कितनी बार करवाया है वो हमें याद नहीं है। जितनी बार हमने ब्रश के लिए किया है उससे ज़्यादा, मतलब उससे जो है तो 100 गुना 1000 गुना कर दोगे, उतना टाइम से हमने क्या करा, सिलेबस ख़त्म करा। सिलेबस 5 सेकंड में भी हो जाता है, और 5 घंटे में भी होता है, और 50 घंटे में भी होता है, 500 घंटे में भी होता है। तो उसका कोई मैटर नहीं है। मैटर ये है कि 720 कैसे आएगा, और बताया वो उसका प्रोग्राम क्या अलग चलेगा। लेकिन वो उस प्रोग्राम में, तो उस प्रोग्राम का आप कैसे बेनिफिट उठाएंगे, उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए ज़रूरी है कि जो ये सब ज्ञान है तो उसको पहले क्या करें, आप असेंबल करें। असेंबल करना, फिर क्या करेंगे, उसे डिसेंबल करेंगे। ओके, नेक्स्ट टाइम करते हैं इसमें आगे।